कंटेंट पसंद आ रहा है तो फटफट लाइक कर दो और ऐसे ही क्रेजी मंगा स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरी पिछली लाइफ में मैं गूकिंग हाँ से बहुत नफरत करता था, यहाँ तक कि अपनी खुद की बेटी से भी। मैंने तो उसे मुझे पापा कहने की इजाजत भी नहीं दी थी। फिर भी वो माँ बेटी हमेशा मेरे लिए समर्पित रही, जब तक कि मेरी वजह से मेरी बेटी की मौत एक मीट ग्राइंडर में नहीं हो गई। मैंने गूकिंग हाँ को बैंकरप्ट भी कर दिया था। जहाँ तक मेरी बात है, उस घटिया औरत और मेरे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और मेरे हाथ पैर काट दिए गए। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो मैं उस दिन वापस आ गया था जब मेरी बेटी किडनैप हुई थी। बिना एक पल सोचे मैंने फैक्ट्री का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। उस वक्त लिनियन के छोटे कांपते हुए हाथ कसकर बंधे थे और वो रोने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने अपने दिल में 100 बार धीरे से कहा था, मम्मी मुझे बचा लो। अगले ही पल पुरानी फैक्ट्री का दरवाजा लात मारकर खोला गया। अंदर मौजूद कुछ लोग उस आवाज से चौंक गए। वे सब एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां एक आदमी रोशनी के सामने खड़ा था। लिनियन ने ऊपर देखा और मुझे पाया। उसकी छोटी आंखों ने ये कन्फर्म करने के लिए पलकें झपकाईं कि उसने कोई गलती नहीं की है। उसने अपने नन्हे हाथों से अपनी आंखें भी मली। जहां तक मेरी बात है, दरवाजा तोड़ने के बाद मैंने तुरंत उस छोटी सी बच्ची को ढूंढना शुरू किया। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने राहत की सांस ली। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ पाता, हरे बालों वाला एक आदमी सामने आ गया। उसने कहा, हे बड़ी, तुम कौन हो? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि अंदर लोग हैं? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? लिनियन ने उन आदमियों को मेरी तरफ भागते देखा। वो जल्दी से खड़ी हो गई और मुझे अपने पीछे छिपाने की कोशिश करने लगी। गंदे अंकल, अंकल लिन से दूर रहो। उसे मुझे इस तरह पुकारते सुनकर मेरा दिल बैठ गया। ये मैं ही था जिसने उसे पहले वार्न किया था कि अगर तुमने मुझे फिर से पापा कहा तो मैं जिंगवान हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन अब इसे सुनना बहुत गलत लग रहा था। आखिर में मैंने अपनी भावनाओं को दबाया और उस छोटी बच्ची की तरफ प्यार से देखा जो आगे बढ़ने वाली थी। नैन, अपनी आंखें बंद कर लो, मेरे पास आने का इंतजार करो। ये सुनकर लिनियन अचानक अपने रास्ते में रुक गई। ये पहली बार था जब उसने मुझे उससे इतनी कोमलता से बात करते सुना था। हालांकि वो बहुत डरी हुई थी, फिर भी उसने कहना माना और आंखें बंद करके कोने में खड़ी हो गई। मैंने अपनी आज्ञाकारी बेटी को देखा और राहत के साथ मुस्कुराया। फिर मैंने अपने आसपास खड़े आदमियों को देखा। मेरा चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। नियॉन को किसने मारा? मेरी आवाज सुनकर उनमें से कुछ लोग उछल पड़े। आखिर में हरे बालों वाले आदमी ने हिम्मत जुटाकर कदम आगे बढ़ाया। वो बड़ा लोहे का दरवाजा पक्का पुराना होगा। इसके अलावा ये अकेला है। डरने की क्या बात है? उनमें से कुछ को भी एहसास हुआ कि मैं अकेला हूँ। उन्होंने तुरंत अपनी छाती फुलाई और मेरी तरफ बढ़े। इस वक्त छोटी बच्ची की आंखें अभी भी बंद थीं। उसने अचानक कई लोगों की दर्दनाक चीखें सुनी। उसके नन्हे हाथ तनाव में कांपने लगे। क्या ये सच है? यहाँ ताइची कौन कर रहा है? हरे बालों वाला आदमी अपनी टूटी हुई बाईं बांह पकड़कर 10 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से भरी थीं। फिर उसने कोने में खड़ी छोटी बच्ची की तरफ देखा और उसे एक आइडिया आया। उसने जमीन से एक लोहे की रॉड उठाई और सीधे लिनियन के सिर पर दे मारी। मैंने देखा कि वहां क्या हो रहा था। मेरा चेहरा बुरी तरह बदल गया। फिर मैंने अपने सामने वाले इंसान को एक मुक्के से नीचे गिरा दिया। जैसे ही लोहे की रॉड नीचे आ रही थी, मैंने उसे लिनियन के सामने ब्लॉक कर दिया। मेरी पीठ में एक तेज दर्द उठा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर एक घुटने के बल गिर पड़ा। हरे बालों वाले आदमी ने देखा कि मैं घायल हूँ और उसने मुझे बेहोश करने के इरादे से रॉड उठाई। मैं होश में आया, मुड़ा और गिरती हुई लोहे की रॉड को पकड़कर उसके हाथ से छीन लिया। मैं होश में आया, मुड़ा और गिरती हुई लोहे की रॉड को पकड़ लिया और उसे उसके हाथ से छीन लिया। एक फुर्तीले टर्न के साथ मैंने हरे बालों वाले उस आदमी को जमीन पर लात मारी, जिससे इस दौरान उसके सामने के कुछ दांत टूट गए। दूसरों ने देखा कि सिचुएशन खराब है तो वे अपने घायल शरीर को घसीटते हुए फैक्ट्री से भाग निकले। मैंने अपने कंधे पर हाथ रखा, कुछ कदम लड़खड़ाया और वहीं ढेर हो गया। मुझे रिकवर होने में काफी समय लगा। आखिरकार मैंने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और उस परेशान छोटी बच्ची के सामने बैठ गया। लिनियन ने महसूस किया कि आसपास सन्नाटा हो गया है और उसे थोड़ी बेचैनी हुई। अचानक उसे अपने चेहरे पर एक गर्माहट महसूस हुई। नॉन, क्या दर्द हो रहा है? मेरी उंगली उसके लाल और सूजे हुए गाल को छू गई। लिनियन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरी आंखें लाल थीं और मैं उसे बड़े दुख के साथ देख रहा था। मुझे दर्द नहीं हो रहा। लिनियन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि पहले मुझे उसका रोना सबसे ज्यादा नापसंद था। मैंने उस सहमी हुई छोटी बच्ची को देखा और चाहा कि मैं अपने पुराने खुद को 2 थप्पड़ मारूं। नान, चलो घर चलते हैं। मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे मुझसे इतना दूर खड़ा और इतना डरा हुआ देखकर मैंने ईमानदारी से अपना हाथ पीछे खींच लिया।
छोटी बच्ची खड़ी हुई और खुद को साफ किया। फिर उसने मुझे आगे चलते हुए देखा और आज्ञाकारी बनकर पीछे पीछे चल दी। बस कुछ ही कदमों के बाद मुझे चक्कर आने लगा। इसी बीच हाईवे पर 3 काली सेडान कारें तेजी से जा रही थीं। असिस्टेंट जियांग गाड़ी चला रहा था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो बस रोने ही वाला हो। आधे घंटे पहले सीईओ को कंपनी में पुलिस का कॉल आया था कि मैं छोटी मिस को बाहर ले गया हूँ। वो तुरंत अपने ऑफिस से बाहर निकली, लेकिन जाने के कुछ ही देर बाद उन्हें किडनैपर का कॉल आया। ट्रैकिंग के जरिए छोटी मिस की लोकेशन फैक्ट्री में मिली थी, लेकिन मेरे फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। सर्च करने के बाद पता चला कि आखिरी कॉल एनलान का था। उसे कॉल करो। गुकिंग हा का चेहरा गुस्से से भरा था, जिससे असिस्टेंट जियांग कांप गया। कॉल कनेक्ट होने के बाद एक आदमी की आवाज आई, असिस्टेंट जियांग, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? असिस्टेंट जियांग ने अपनी चिढ़ को दबाने की कोशिश की और पूछना शुरू किया, मिस्टर एन, क्या आपने हमारे मिस्टर लिन को देखा है? एनलान जानता था कि गुकिंग हा पक्का वहीं होगी, इसलिए उसने परेशान होने का नाटक किया और कहा, असिस्टेंट जियांग, मैंने सुबह कॉल के बाद से मिस्टर लिन को नहीं देखा है। क्या उन्होंने बताया कि वो कहाँ थे? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उस वक्त वो चाहते थे कि मैं उनके लिए नियॉन का ख्याल रखूं। कहा था कि उन्हें किसी से मिलना है, लेकिन मुझे घर पर कुछ काम था, इसलिए मैं मान नहीं सका, यह देखते हुए कि उसे कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। असिस्टेंट जियांग ने जल्दी से फोन काट दिया। गुकिंग हा पीछे झुक गई और अपना माथा रगड़ने लगी। काफी देर बाद उन्होंने थके हुए स्वर में बस इतना कहा, पहले फैक्ट्री चलते हैं। फैक्ट्री में वापस हम वर्कशॉप से बाहर ही निकले थे कि छोटी बच्ची थकान के कारण जमीन पर गिर गई। मैं भागकर गया और उसे उठा लिया। नॉन, क्या हुआ? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं। छोटी बच्ची मेरी गोद में सिमट गई। उसके गाल लाल थे। वो मेरी शर्ट का कोना पकड़ने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि मैंने उसे कभी करीब आने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन इस बार उसके पास एक वजह थी। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और धीरे से उसका सिर थपथपाया। सो जाओ, जब हम घर पहुंचेंगे तो खाना मिल जाएगा। लिनियन ने सिर हिलाया और शांति से मेरी गोद में सो गई। जब मैंने उसे उठाया तो मेरी पीठ में एक तेज दर्द उठा, जिससे मेरी भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन ये याद करते हुए कि नियॉन ने मेरी पिछली लाइफ में मेरे लिए क्या क्या सहा था, मुझे तुरंत ही सारा दर्द महसूस होना बंद हो गया। मैंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि दूर से एक पुरानी कार की दहाड़ सुनाई दी। फिर 3 काली कारें मेरे सामने आकर रुकीं। मैं थोड़ा हैरान रह गया और कार से उतरने वाली उस औरत को एकटक देखने लगा। मैं उसका नाम पुकारना चाहता था, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। गुकिंग हा ने मेरी गोद में सोती हुई छोटी बच्ची को देखा, अपनी भौहें सिकोड़ी, जैसे उसे इस बात पर हैरानी हो रही हो कि मैंने नन को क्यों पकड़ा हुआ है। लेकिन जब उसने नन का लाल और सूजा हुआ चेहरा देखा तो उसकी नजर अचानक तेज हो गई। वो तेजी से आई और उसने छोटी बच्ची को मुझसे ले लिया। मैं उसकी डरावनी नजरों से सहम गया और उसके इस रक्षात्मक बर्ताव ने मुझे हैरान कर दिया। आखिर में मैं खड़ा होकर उस औरत को देखता रहा जो नन को लेकर कार में बैठ गई और चली गई। कुछ ही देर बाद असिस्टेंट जियांग को कार से बाहर कर दिया गया। वो वही था जिसे सीईओ ने मुझे वापस जिंगवान ले जाने के लिए पीछे छोड़ा था। मैंने सड़क पर गायब होती कार की ओर देखा। मेरी आंखों के सामने अचानक धुंधलापन छा गया। जिस भरोसे को मैंने इतनी मुश्किल से थामने की कोशिश की थी वो दूर चला गया। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं सीधे जमीन पर बेहोश हो गया। मेरे बगल में खड़े असिस्टेंट जियांग ने मेरा सफेद पड़ा चेहरा देखा और उसका दिमाग सुन्न हो गया। मिस्टर लिन, आपको क्या हुआ? उसके पास खड़े व्यक्ति ने ये देखा और तुरंत असिस्टेंट जियांग को याद दिलाया, जल्दी सीईओ को कॉल करो। गुकिंग हा ने पिछली सीट पर लेटी छोटी बच्ची की तरफ देखा। उसके दिल में सैकड़ों भावनाएं उमड़ रही थीं। नान तुम्हारी भी बेटी है, तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? जब वो ये सोच ही रही थी तभी उसे असिस्टेंट जियांग का कॉल आया। उसे यकीन था कि मैं घर न जाने के लिए नखरे दिखा रहा हूँ। पहले तो उसने फोन काटना चाहा, लेकिन आखिर में उसने उठा ही लिया। जल्दी बोलो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। फोन पर उस औरत की गुस्से वाली आवाज आई। असिस्टेंट जियांग का दिमाग उसकी आवाज से डरकर 3 सेकंड के लिए सुन्न हो गया। आखिरकार वो हकलाते हुए बोला, सीईओ मिस्टर लिन बेहोश हो गए हैं। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, सड़क पर ब्रेक लगने की तेज आवाज गूंजी। गुकिंग हा का चेहरा कठोर हो गया। उसने तुरंत कार मोड़ी और वापस चली गई। कार पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि वो औरत भागकर मेरे पास आई और मुझे ऊपर उठाया। असिस्टेंट जियांग ने जल्दी से समझाया, सीईओ मिस्टर लिन अचानक बेहोश हो गए। शायद लो ब्लड शुगर की वजह से ऐसा हुआ होगा। गुकिंग हा ने मेरी तरफ देखा। मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद था। जैसे ही वो मुझे उठाने वाली थी, उसका दिल अचानक बैठ गया। मेरी पीठ पर उसका हाथ अचानक चिपचिपा महसूस हुआ। उसने अपना हाथ पीछे खींचकर देखा तो पाया कि उसका हाथ लाल खून से भरा हुआ था। ये देखकर गुकिंग हा का चेहरा उतर गया। उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगीं। असिस्टेंट जियांग, नन को वापस जिंगवान ले जाओ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता,
गुकिंग हाँ ने मुझे दूसरी कार की पैसेंजर सीट पर उठा लिया था और हॉस्पिटल की तरफ चल दी। लिन फैंग, उठो, जल्दी उठो। गुकिंग हाँ स्टीयरिंग व्हील थामे हुए थी, जबकि उसका दूसरा हाथ मेरे सिर को सहारा दे रहा था ताकि मैं उसके कंधे पर टिका रहूं। इस पल में मैं एक ऐसी हालत में था जहां हकीकत और भ्रम में फर्क करना मुश्किल था। मुझे बस अपनी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी दिख रही थी और एक आवाज बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। पता नहीं कितना समय बीत गया। वो कैसे हैं? गुकिंग हाँ ने डायरेक्टर वोंग की तरफ देखा जब वे बाहर आए। ये सुनकर डायरेक्टर वोंग ने अपना मास्क उतारा। उनके चेहरे के हाव भाव गंभीर थे। वे अब ठीक हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें ऐसी चोट लगी? गुकिंग हाँ ने अपनी आस्तीन के अंदर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका चेहरा गुस्से में था। जाकर उन्हें देख लो, वो जल्द ही होश में आ जाएंगे। कुछ मिनट बाद गुकिंग हाँ बेड के पास बैठ गई। वो मेरे सफेद पड़े चेहरे को देख रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे छूना चाहा, लेकिन उसका हाथ अचानक हवा में ही रुक गया, क्योंकि उसे याद आया कि मैंने पहले क्या कहा था। मैंने उसे मुझे न छूने के लिए कहा था, इसलिए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी मेरी उंगली फड़की। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैं करवट लेना चाहता था, लेकिन मेरे कंधे में एक तेज दर्द उठा। लिनफांग, डॉक्टर ने अभी तुम्हारी दवा लगाई है, ज्यादा हिलना डुलना मत। गुकिंग हाँ ने देखा कि मैं जाग गया हूँ। वो बेड के पास आधा झुक गई और मेरा हाथ पकड़ लिया ताकि मैं हिल न सकूं। मैंने अपने सामने खड़ी उस औरत को देखा और अपनी पिछली लाइफ को याद किया। वो मजबूत इरादा जो उसने मुझे पकड़ते हुए दिखाया था जब हम साथ मरे थे। मेरी आंखें लाल होने से नहीं रुक सकीं, लेकिन मुझे इस हालत में देखकर गुकिंग हाँ ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और जाने के लिए खड़ी हो गई। पर जैसे ही वो खड़ी हुई, मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। एक गर्माहट महसूस हुई। वो औरत जमसी गई। उसने नीचे मेरी तरफ देखा जिसने उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने अपनी एक्साइटमेंट को दबाने की कोशिश की और वापस कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर कि मैं शांत लेटा उसे ही देख रहा हूँ, उसने मुझे तसल्ली देने के लिए धीरे से मेरा हाथ थपथपाया। लिनफांग, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? उसे ऐसा कहते सुनकर मेरी नाक में सनसनी हुई और तुरंत आंसू बहने लगे। गुकिंग हाँ ने मुझे कभी रोते हुए नहीं देखा था। यह देखकर वो घबरा गई। उसने जल्दी से बेड के पास वाली मेज से टिश्यू बॉक्स उठाया और अनाड़ीपन से मेरे आंसू पोंछने लगी। लिनफैंग, ये सब मेरी गलती है। तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे डांट सकते हो, बस प्लीज रो मत, ठीक है? उस औरत की आवाज जितनी कोमल हो सकती थी उतनी थी। मैंने अपनी नाक सिकोड़ी और उसे पोंछा। मैं करवट लेना चाहता हूँ। उस औरत ने मुझे बेड पर पेट के बल लेटे देखा और तुरंत समझ गई। लिनफैंग, छोड़ो, 1 मिनट रुको, मैं नर्स को बुलाकर लाती हूँ। क्या तुम्हें डर है कि तुम मुझे करवट नहीं दिला सकोगी? ये सुनकर गुकिंग हाँ को यकीन नहीं हुआ और उसने मुझसे कंफर्म करने की कोशिश की। तुम्हारा मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मैंने जोर से सिर हिलाया। इतनी छोटी सी बात के लिए नर्सों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वे बहुत बिजी रहती हैं। गुकिंग हाँ ने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर अपने ख्यालों से लड़ती रही और फिर आखिरकार पास आकर बड़ी सावधानी से मुझे उठाने में मदद करने लगी। उस औरत का बेहद खूबसूरत चेहरा ठीक मेरे सामने था। उसके शरीर की हल्की सी खुशबू ने मुझे अनजाने में अपनी नजरें हटाने पर मजबूर कर दिया। उसके नन्हे हाथों को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, इसलिए वो बस मेरी शर्ट का कोना पकड़ सकी। गुकिंग हाँ की हलचल थोड़ी थमी। उसने खामोश खड़े मेरी तरफ देखा। मैं एक पल के लिए सुन्न रह गया। जैसे ही उसने कमरे में एंट्री ली, डायरेक्टर वोंग ने हमारा ये क्लोज सीन देखा और रिफ्लेक्स में कहा, दिन दहाड़े इस तरह, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? अचानक अंदर आए शख्स को देखकर गुकिंग हाँ चौंक गई और जल्दी से दूरी बनाते हुए मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया और डायरेक्टर वोंग को गुस्से भरी नजरों से देखा। डायरेक्टर वोंग ने जल्दी से सफाई दी, मैं उसकी कंडीशन चेक करने आया था। ये सुनकर गुकिंग हाँ ने आखिरकार अपना गुस्सा थूका, रास्ता दिया और कुछ कदम पीछे हट गई। उसी समय मैंने अपने सामने सफेद कोट पहने उस आदमी को देखा और शालीनता से उसे ग्रीट किया। डायरेक्टर वोंग, बहुत समय बाद मिले। लेकिन ये शब्द सुनकर डायरेक्टर वोंग थोड़ा हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि मुझमें कुछ अलग है। वो सच में मुझसे सीधे पूछना चाहता था कि क्या मेरे सिर में चोट लगी है, लेकिन बगल में खड़ी औरत को देखकर उसने एक दूसरा सवाल पूछा, मिस्टर लिन, क्या आपको कहीं तकलीफ महसूस हो रही है, जैसे कि चक्कर आना? नहीं, बस पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। ये ठीक है, कुछ दिनों का आराम और तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। क्या 1 महीना? ये सुनकर मैंने तुरंत गुकिंग हाँ की तरफ देखा और एक दुखी सा चेहरा बना लिया। गुकिंग हाँ ने मेरी पीठ का घाव नहीं देखा था। उसने सिर्फ यही सोचा था कि ये एक मामूली खरोंच है। ये इतना सीरियस क्यों है? हड्डी जुड़ने में 100 दिन लगते हैं, तुमने इसे बीच से तोड़ दिया है। इतना कहकर उन्होंने बेबसी से कंधे उचकाए और हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकलने का मौका ढूंढ लिया।
ये देखकर मैंने एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। मैं घर पर आराम कर सकता हूँ। इसके अलावा नैन घर पर है। हाउसकीपर का बेटा वहाँ नैन नियॉन का ख्याल रखने के लिए है। तुम बस यहीं रुको और अच्छे से आराम करो। उस औरत ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मना कर दिया। अगर ये पहले की बात होती तो मैंने कब का तमाशा खड़ा कर दिया होता, लेकिन उसे इतना शांत बैठा देखकर मैं कुछ पलों के लिए थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। मैंने तकिए का सहारा लिया और बोलने से पहले काफी देर तक सोचा। मुझे भूख लगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए खरीद लाती हूँ। गुकिंग हा ने तुरंत मुझे जवाब दिया, लेकिन वो जानती थी कि मैं जानबूझकर उसे दूर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, बातें घुमा रहा हूँ, यहाँ तक कि भागने के लिए उसके सामने कमजोरी का नाटक कर रहा हूँ। ये सोचकर उस औरत ने एक कड़वी मुस्कान दी। वो लड़खड़ाई भी, जैसे उसका बैलेंस बिगड़ गया हो। मैं डम्पलिंग्स खाना चाहता हूँ। ग्वांग माओ बिल्डिंग के नीचे वाली तांजी डम्पलिंग शॉप के। मेरी पिछली लाइफ में मुझे वो हमेशा से बहुत पसंद थे। मैंने बस तुम्हें कभी बताया नहीं। मैं हमेशा चोरी छिपे उन्हें खाने जाता था। गुकिंग हा जाने से पहले काफी देर तक खामोश रही। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मुझे अपने इंतजार करने की बात कहकर चली गई। उसे बाहर जाते देख मैंने बंद दरवाजे की ओर देखा और राहत की सांस ली। चिंता मत करो, इस लाइफ में चाहे कितना भी समय लगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद मैं बेड पर लेट गया और अपनी पिछली लाइफ की घटनाओं को याद करने लगा। मेरा दिल तुरंत नफरत से भर गया। अनन लुरुयान, मैं तुम्हें मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दूंगा। इस बीच शॉपिंग मॉल में लुआन के चेहरे पर बेसब्री साफ दिख रही थी। एन लैन, क्या टाइम हुआ है? लिन फैंग अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? लिन फैंग अभी तक वहाँ नहीं है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब मैंने उसे कॉल किया था तो वो पक्का रास्ते में ही रहा होगा। मैं घंटों से वेट कर रही हूँ, लेकिन किसी का अता पता नहीं है। सिस्टर रुआन, चिंता मत करो। लिन फैंग पक्का किसी काम में फंस गया होगा। वो अभी उसे ढूंढने के लिए जिंग युआन जाएगा। अब उस पर ध्यान मत दो। चलो डेट पर चलते हैं। ये सुनकर एंड लैन ने उसे थप्पड़ मारने की इच्छा को दबाया। शांत हो जाओ, अभी शांत रहो। इस वक्त उसे लिन फैंग को बिजी रखने के लिए इस औरत की जरूरत थी, ताकि उसे गुकिंग हा के साथ खड़े होने का मौका मिल सके। यह सोचकर उस आदमी ने एक गहरी सांस ली। सिस्टर रुआन, मेरा इंतजार करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। फोन काटने के बाद एन लैन ने मुझे बार बार कॉल किया, लेकिन मेरा फोन हमेशा अनरीचेबल आ रहा था। वो इतना गुस्से में था कि उसने अपना पैर जमीन पर पटका। उसी समय गुकिंग हा हॉस्पिटल के बाहर एक रेस्ट पवेलियन में बैठी थी और अपना हिस्सा खाते हुए हाथ में डम्पलिंग्स पकड़े हुए थी। तुम इन्हें ऊपर ले जाकर क्यों नहीं खाती? डायरेक्टर वोंग उसके सामने बैठे थे। ये सुनकर गुकिंग हा ने हॉस्पिटल के आंगन में बने तालाब की ओर देखा। उसकी नजरें कहीं दूर थीं। वो पहले ही जा चुका होगा, है ना? अगर ऐसा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ खाती हूँ। डायरेक्टर वोंग ने उसकी नजरों का पीछा किया और एक पल के लिए सोचा। 5 साल हो गए हैं, तुम कब तक अनदेखी करती रहोगी? इन सालों में तुमने जितने भी छोटे बड़े घाव सहे हैं, उनमें से कुछ उसकी वजह से थे, बाकी तुमने जीयू फैमिली के घर में उसकी तरफ से झेले। कभी कभी मैं सच में तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम ये सब बर्दाश्त कर लेती हो। गुकिंग हा ने कुछ नहीं कहा, दूर आसमान की ओर देखते हुए। डायरेक्टर वोंग जानते थे कि शब्द अब बेकार हैं। वे जानते थे कि मेरे लिए उस औरत के दिल में जो प्यार था वो अब बचाया नहीं जा सकता था। आखिर में वे बस एक गहरी आह ही भर सके। गुकिंग हा ने अपने डम्पलिंग्स खत्म किए, अपना मुंह पोंछा और हॉस्पिटल के कमरे में वापस जाने के लिए खड़ी हो गई। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, उसके दिल में बस यही उम्मीद थी कि मैं अब भी वहीं होऊंगा। लेकिन अगले ही पल वो औरत खुद का मजाक उड़ाने लगी। वो उसका इंतजार क्यों करेगा? वो शायद अब तक लियू रुआन को ढूंढने चला गया होगा। दरवाजा धीरे से चरचराहट के साथ खुला। जैसे ही उस औरत ने ऊपर देखा, मैं खिड़की पर बैठा उसे देख रहा था। 2 घंटे हो गए हैं, मैं भूख से बेहोश होने वाला हूँ। बोलने के बाद मैंने उसके हाथ में डम्पलिंग्स देखे और मेरी आंखें चमक उठी। तुम गए नहीं? गुकिंग हा ने अपनी आंखें जोर से मली। उसे शक हुआ कि कहीं उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। उस औरत के चेहरे के हाव भाव देखकर मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर चाकू से वार किया गया हो। मेरी पिछली लाइफ में मैं मौका मिलते ही भाग जाता था। हैरानी की बात नहीं कि उसे मुझ पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुराते हुए जल्दी से अपना मूड बदला। क्या तुमने मुझसे अपने इंतजार के लिए नहीं कहा था? ये सुनकर गुकिंग हा ने कुछ नहीं कहा। एक पल के लिए वो मुझे कसकर गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी इच्छा को दबा लिया। उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं उससे और भी ज्यादा नफरत करूंगा। बंस लेते हुए मैंने खिड़की के पास खड़ी उस औरत को थोड़ा हैरान होकर देखा। क्या तुम नहीं खा रही हो? ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। गुकिंग हा ने याद किया कि उसने नीचे चोरी छिपे एक बाइट ली थी और उसे इसका इतना पछतावा हुआ कि उसकी सांसें लगभग रुकी गईं। जहां तक मेरी बात है, उसे करीब आने का इरादा न रखते हुए देखकर मुझे थोड़ी निराशा हुई। शायद वो अब भी इस बात पर नाराज है कि मैंने नियॉन को खतरे में डाल दिया।
ये सही भी है। अगर मैंने नियॉन को एनलान के हवाले न किया होता तो ऐसा नहीं होता। ख्यालों में खोया हुआ मैं काफी देर तक हाथ में बन लिए बैठा रहा और उसे खत्म नहीं किया। ये देखकर गुकिंग हा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? भूख नहीं है? मैंने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। सच तो ये था कि मैं बहुत भूखा था, और इसके अलावा मैं इस बात से जूझ रहा था कि उसे कैसे पुकारूं। पहले मैं उसे हमेशा एक दुष्ट औरत और न जाने क्या क्या बुलाता था। अब मैं पक्का उसे ऐसा नहीं बुला सकता। लॉजिकली मुझे उसे वाइफ कहना चाहिए, लेकिन उसकी शक करने वाली पर्सनालिटी के साथ अचानक नाम बदलने से वो पक्का सोचेगी कि मैं कोई चाल चल रहा हूँ। आखिर हमारा सिर्फ 2 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था। एक ट्रांजिशन पीरियड रखने के लिए मैंने काफी देर तक सोचा। छोड़ो, अभी इसकी चिंता नहीं करूंगा। क्या मैं घर जा सकता हूँ? ये सुनकर उस औरत ने तुरंत 2 बार तंज कसते हुए आवाज निकाली। अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों नाराज थी। मैं बस अपना सिर झुकाकर धीरे से कह सका, मैं घर जाना चाहता हूँ। जिस घर की तुम बात कर रहे हो, क्या वो जिंगुआन है? गुकिंग हा की आवाज कटाक्ष से भरी थी, लेकिन मैंने मजबूती से सिर हिलाया। ये देखकर गुकिंग हा ने अपना चेहरा शांत किया, बिना नजरें चुराए सीधे मेरी आंखों में देखा और फिर दरवाजे की ओर चल दी। तो फिर मैं डॉक्टर को ढूंढने जाती हूँ। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर ही मैंने रिएक्ट किया। फिर मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, साथ ही मेरा दिल पछतावे से भर गया। मैंने अपनी पिछली लाइफ में किस तरह की औरत को खो दिया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज? क्या तुम श्योर हो? अपने ऑफिस में बैठे डायरेक्टर वोंग ने सामने बैठी उस औरत को देखा जो पेन और कागज पकड़े हुए थी। उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। घर पर आराम करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? घाव पर पानी नहीं लगना चाहिए, हाथों पैरों की कोई भारी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और कोई भारी सामान नहीं उठाना। सामान समय पर रोज दवा लगाना, हल्का खाना खाना और 1 हफ्ते में फॉलो अप के लिए वापस आना। गुकिंग हा ने सावधानी से एक एक चीज लिख ली। तुम जो भी करती हो उसे लेकर बहुत सीरियस रहती हो। मुझे ये मत कहना कि तुम्हें ये कुछ बातें याद नहीं रहेंगी। क्या सच में तुम्हें इसे लिखने की जरूरत है? गुकिंग हा ने उसे इग्नोर किया, कागज को सावधानी से अपने बैग में रखा और सीधे ऑफिस से बाहर निकल गई, पीछे एक हैरान डायरेक्टर वैंग को छोड़कर। जब असिस्टेंट जियांग हॉस्पिटल के लिफ्ट से बाहर आया तो उसका चेहरा सफेद पड़ा था। आधे घंटे पहले उसे सीईओ गू से ऑर्डर मिला था कि मिस्टर को एडमिट करना होगा, इसलिए वो तुरंत उनका सामान लेने जिंगवान गया। वो अभी हॉस्पिटल से कंपनी वापस पहुंचा ही था, लेकिन अपनी सीट गर्म करने से पहले ही उसे कॉल आ गया कि सामान वापस जिंगवान पहुंचाना है। मिस्टर, सारा सामान पैक हो गया है, असिस्टेंट जियांग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के झुककर कहा। मैंने एक शांत चेहरे के साथ असिस्टेंट जियांग की तरफ देखा और जबरदस्ती एक मुस्कान दी। असिस्टेंट जियांग, आपकी मेहनत के लिए थैंक यू। नीचे एक पल के लिए वेट करें, हम बस अभी नीचे आ रहे हैं। हालांकि मैं कमजोर दिख रहा हूँ, लेकिन ये मेरी खूबसूरती को नहीं छिपा सकता। इससे असिस्टेंट जियांग थोड़ा चकाचौंध हो गया। फिर होश में आते ही उसने जल्दी से सामान उठाया और हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया। गुकिंग हा ने हॉस्पिटल के कमरे में एंट्री ली और मुझे बेड पर पेट के बल लेटे हुए देखा। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। लिनफांग, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। मैं अब और चल नहीं सकता। मैंने खुद को दोषी मानते हुए अपना सिर झुका लिया। गुकिंग हा ने मेरे इन छोटे छोटे जेस्चर्स को देखा, लेकिन समझ नहीं पाई कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सिर्फ सावधानी से पूछ सकी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेचर मंगवाऊं? ये सुनकर मेरा चेहरा तुरंत गिर गया। स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया जाना बहुत शर्मनाक है, क्यों न तुम मुझे चलने में मदद करो। गुकिंग हा तुरंत अपनी जगह पर जम गई। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसकी खामोशी देखकर मेरा दिल थोड़ा दुखा। कुछ पल की चुप्पी के बाद मैं उठकर बैठ गया और कमरे से बाहर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं बेड से उतरा, मैंने देखा कि उस औरत का हाथ आगे बढ़ा। उसने यहाँ तक कि ये भी कहा, यहाँ आओ, तुम्हें स्ट्रेचर की जरूरत नहीं है। अगर तुम गिर गए तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैं अपना पूरा शरीर उससे सटा देना चाहता था। ऊपर से गुकिंग हा एकदम शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान मचा था। मैं उसकी सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। जब असिस्टेंट जियांग ने हम दोनों को इस तरह चिपके हुए हॉस्पिटल से निकलते देखा तो वो तुरंत वहीं दंग रह गया। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जब तक गुकिंग हा की आवाज उसके कान में नहीं गूंजी तब तक उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। क्योंकि मेरी पीठ में चोट थी, इसलिए घाव को छूने से बचने के लिए मैं सीट पर गुकिंग हा की तरफ चेहरा करके तिरछा बैठ गया। गुकिंग हा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। पहले इस समय मेरी नजरें हमेशा उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी रहती थीं, लेकिन इस बार वो अपने ऊपर एक चमकती हुई नजर महसूस कर सकती थी। ये वही नजर थी जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी।
वो सच में अपना सिर घुमाकर कंफर्म करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं ये सिर्फ एक भ्रम न हो। मैं उसे देखता रहा और मेरी पलकें भारी होती गईं। मेरे पुनर्जन्म से 1 हफ्ते पहले मुझे दिन रात टॉर्चर किया गया था, और पुनर्जन्म के बाद किडनैपिंग का हादसा हो गया। इसने मुझे चैन की सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। अब जब मैं आखिरकार एक सेफ एनवायरनमेंट में था तो मैं शांति से सो गया। जब मेरी सांसों की आवाज उस औरत के कानों तक पहुंची तो आखिरकार उसने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखने की हिम्मत की। मुझे देखते हुए उस औरत ने धीरे से मुझे कंबल ओढ़ा दिया। फिर उसने अपनी नजरें फेर लीं। उसकी नजर असिस्टेंट जियांग की तरफ गई। असिस्टेंट जियांग समझ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, CEO, हमने फैक्ट्री से उस हरे बालों वाले आदमी को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसे जिंदा छोड़ देना। वक्त आने पर मैं खुद उससे निपटूंगी। गुकिंग हा का लहजा सुनकर असिस्टेंट जियांग अपनी आह नहीं रोक सका। वो सिर्फ मिस्टर के सामने ही कोमल रहती है, बाहर वो एक असली आफत है। गार्डन का एंट्रेंस। गुकिंग हा ने मेरी थकी हुई हालत देखी। मेरी पीठ के घाव को बचाते हुए उसने सावधानी से मुझे अपनी बाहों में उठाया और कार से बाहर ले गई। 1 घंटे पहले नैन जागी और उसे पता चला कि उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वो सीढ़ियों पर सुन्न होकर बैठी दरवाजे को देख रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वो छोटी बच्ची तुरंत खड़ी हो गई और दौड़ कर आई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, गुकिंग हा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उस छोटी बच्ची ने अपना मुंह ढक लिया। उसने अपने पापा को अपनी मम्मी की बाहों में गहरी नींद में सोते देखा और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगी। मैं 5 साल पहले जिंगवन आया था। उस समय मेरे गोद लेने वाले माता पिता, मेरे दादा और दादी, दोनों एक कार एक्सीडेंट के बाद नदी में डूब गए थे। लिन कॉरपोरेशन बिना किसी लीडर के रह गया था। इसे एक जियो कॉरपोरेशन ने निगल लिया। गुकिंग हा मुझे बेघर हालत में वापस जिंगवान ले आई। उस औरत के चंचल स्वभाव और साथ ही एनलान और लू यान के उकसावे की वजह से मेरी पिछली लाइफ में मुझे ये गलत फहमी हो गई थी कि उसने लिन कॉरपोरेशन पर कब्जा करने और अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए ही वो कार एक्सीडेंट करवाया था। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो दोपहर के 3 बजे बज रहे थे। मैं आधा उठकर बैठ गया। मैंने खाली कमरे को देखा। मैं कॉल करना चाहता था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरा फोन टूट गया है। उसी पल मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी नजर दरवाजे की ओर गई। बेडरूम के दरवाजे के पास से एक प्यारा सा छोटा सिर बाहर झांक रहा था। उसका नन्हा हाथ अभी भी दीवार को मजबूती से पकड़े हुए था। मुझे अपनी तरफ देखते देख उस छोटी बच्ची ने जल्दी से अपना सिर पीछे खींच लिया और भागने ही वाली थी। मैंने जल्दी से उसे वापस बुलाया। उसका छोटा सिर फिर से बाहर निकला। उसकी आंखें उम्मीदों से भरी थीं, लेकिन उसका शरीर सहमा हुआ था। वो साफ तौर पर मुझसे डर रही थी। नान, तुम अंदर क्यों नहीं आती? मम्मी ने कहा था कि अंदर मत जाना ताकि पापा के आराम में खलल न पड़े। उस छोटी बच्ची ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैंने भी अपनी आवाज धीमी कर ली, जितना हो सके उतना कोमल बनने की कोशिश की। तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी बाहर गई हैं। वो आज रात वापस आ जाएंगी। ऐसा है क्या? नान, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? मैंने इशारा किया। फिर मैंने अपना हाथ बेड के किनारे रखा और उसे थपथपाया। लिनियन ने आसपास देखा। यह देखते हुए कि कोई देख नहीं रहा है, वो अंदर आ गई। अंकल लिन, आपको कहाँ चोट लगी है? क्या उन आदमियों ने आपको मारा? लिनियन मेरे ज्यादा करीब आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे डर था कि मैं उसे पहले की तरह दूर धकेल दूंगा। ये सुनकर मुझे अचानक मेरी पिछली लाइफ में उसके आखिरी शब्द याद आए, पापा रो मत। मुझे तुरंत अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। इसी सोच के साथ मैं बेड से उतरा और उसके सामने आधा झुक गया। नियॉन, क्या तुम अब भी मुझे पापा बुलाना चाहती हो? लिनियन दंग रह गई। फिर उसने जोर जोर से अपना सिर हिलाया। पापा, ये वो 2 शब्द थे जो वो हर दिन मेरी फोटो से कहती थी। इस पल मेरी नाक की हड्डी में सनसनी हुई। मैंने सूखते गले से थूक निगलने की कोशिश की। मैंने उस छोटी बच्ची को कसकर गले लगा लिया। नियॉन, पापा को माफ कर दो। आई एम सॉरी। पापा अब पक्का तुम्हारी अच्छे से हिफाजत करेंगे। लिनियन ने मुझे कांपते हुए महसूस किया। उसने अपने नन्हे हाथ से धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। पापा डरो मत, मैं और मम्मी यहाँ हैं। उसके शब्द सुनकर मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। काफी देर बाद मैंने उसे अपनी गोद में बिठाया। नियॉन, पापा ने पहले तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव किया। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? ये कहते हुए मैंने अनजाने में अपनी नजरें फेर लीं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसे देख सकूं। उस छोटी बच्ची ने अपना सिर हिलाया और उसके गोल मटोल चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। मम्मी ने मुझसे कहा था कि पापा मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें बस अपनी भावनाएं दिखाना नहीं आता। मम्मी ने ऐसा कहा था। मैंने उस छोटी बच्ची को यकीन न कर पाने वाली नजरों से देखा। हाँ, मम्मी ने यह भी कहा था कि हर बार जब पापा नियॉन को डांटते हैं तो उन्हें पछतावा होता है और वो रोते हैं। उन्होंने कहा था कि पापा को ज्यादा करीब आना पसंद नहीं है, इससे उन्हें असहज महसूस होता है।
जैसे जैसे वो बोल रही थी, नियॉन नियॉन की आवाज धीमी होती गई और उसने अनजाने में मुझसे दूरी बना ली। ये देखकर मैंने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गड़ गए। कुछ ही देर बाद लिनियन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। पापा, आपके हाथ को क्या हुआ? उसने देखा कि फर्श पर लाल खून टपक रहा है। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वो जल्दी से बटलर को बुलाने के लिए मुड़ी, लेकिन मैंने उसे अनसुना कर दिया। मैंने उसे फिर से गले लगा लिया। नियॉन नियॉन, पापा ठीक है। क्या तुम पापा को थोड़ी देर खुद को गले लगाने दोगी? नियॉन नियॉन, पापा तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। जब लिनियन ने मुझे ऐसा कहते सुना तो वो इतनी खुश हुई कि उसकी मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। आखिर वो कब से अपने पापा के गले लगना चाहती थी। हर बार किंडरगार्टन के बाद जब वो दूसरे बच्चों को उनके माता पिता के गले लगते देखती थी तो उसे बहुत जलन होती थी। काफी देर बाद मैंने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और उसे छोड़ दिया। नियॉन, क्या पापा तुम्हारे साथ चलें? पापा तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं पहले अपने कपड़े बदल लूं। लिनियन खुशी खुशी बेडरूम से बाहर कूदती हुई चली गई। हालांकि इसी वक्त एक नौकर मुझे इन्फॉर्म करने आया, मिस्टर एन मेन गेट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे चेहरे के भाव अचानक बदल गए। फिर मैं खिड़की के पास गया। मैंने देखा कि एनलान मेन गेट के सामने यहाँ वहाँ टहल रहा है। मैंने नौकर से कह दिया कि उसे इंतजार करने के लिए कहे। नौकर के जाने के बाद मैं खुद को आईने में देखने लगा, क्योंकि एनलान ने एक बार मुझसे कहा था कि लियू रुआन को शमाती स्टाइल का आई मेकअप करने वाले लड़के पसंद हैं। इसलिए मेरी आंखों के चारों तरफ काला स्मोकी आई शैडो लगा था। ये लुक देखकर मुझे खुद पर हंसी आने लगी। फिर मैं कपड़े चुनने के लिए तीसरी मंजिल के ड्रेसिंग रूम में गया। कपड़े बदलने के बाद मैंने सावधानी से अपना चेहरा धोया और वो सारा शमाती आई मेकअप हटा दिया। आधे घंटे बाद मैं संतुष्ट होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। तब तक एनलान इंतजार करते करते बेताब हो चुका था। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे आने की खबर देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? मिस्टर एन, आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। मालिक अभी बिजी हैं, प्लीज इंतजार करें। एनलन ने अपने सामने अडिग नौकर को देखा और उसका गुस्सा और बढ़ गया। पहले जब भी वो आता था मैं गेट पर उसका इंतजार कर रहा होता था। अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती थी। क्या यहाँ तुम्हारा पहला दिन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? क्या तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है? उसके चिल्लाने से नौकर एक कदम पीछे हट गया। वाकई उसका काम पर पहला दिन था। इसी पल दूसरे नौकर ने गेट पर सिचुएशन देखी। वो दौड़कर आया और नए नौकर को एक तरफ धकेल दिया। उसने चापलूसी करते हुए एनलान की तरफ देखा। दफा हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर एन को रोकने की? मिस्टर एन, आई एम सो सॉरी। यह लड़का नया है, प्लीज आप अंदर आ जाइए। पापा, क्या ये आप हो? लिन सियोन ने मुझे देखा, जो अब पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और वो मुझे मुश्किल से पहचान पा रही थी। मैं मुस्कुराया और उसके सामने आधा झुक गया। अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, तुम अपने पापा को कैसे नहीं पहचान सकती? इसके साथ ही मैं लिनियन को लेकर नीचे चला गया। लेकिन जैसे ही हम मेन हॉल में पहुंचे एनलान की आवाज गूंजी, लिन फैंग, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम हॉस्पिटल में थे। एनलान के चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ तो उसकी आंखों में निराशा की एक झलक साफ दिखाई दी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसके पास खड़े नौकर एक ही तरफ देखा। ये अंदर कैसे आया? मालिक, अभी वो नया नौकर सिचुएशन नहीं जानता था। उसने मिस्टर एन को रोक दिया था। मैंने ही उन्हें अंदर आने दिया। नौकर ए ने अपना सिर झुकाया। उसे लगा कि खुद को साबित करने का मौका मिल गया है। ये लड़का काफी स्मार्ट है और उस नए लड़के से ज्यादा तेज है। एनलान भी नौकर ए का इरादा समझ गया और उसने तुरंत उसकी तरफदारी की। ये सुनकर मैं नौकर ए को घूरता रहा। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा। मुझे अपनी वाइफ से मिलने जाना है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आना। एनलान की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। उसने यकीन न कर पाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा। क्या अब तुमसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत है? क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं सोफे पर बैठ गया और मेज पर रखी चाय की एक घूंट ली। ऊपर से एनलान मुस्कुराया और कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझे गालियां दे रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया और बस नियॉन नैन का हाथ थाम लिया, ये देखकर कि हम दोनों जाने वाले हैं। एनलान ने जल्दी से मुझे आवाज दी, लिन फैंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेकिन मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। जब मैं नौकर ए के पास से गुजरा तो मैंने उसे इन्फॉर्म किया कि बाद में एचआर के पास जाकर अपनी सैलरी ले ले और जॉब छोड़ दे। नौकर ए वहीं सन्न रह गया। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। मिस्टर एन के प्रति मेरा ये बर्ताव हाउसकीपर के बेटे ने भी देखा, इसलिए उसने तिरस्कार से एनलान से कहा, प्लीज जाइए मिस्टर एन, उम्मीद है कि आपको बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनलन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिरकार वो उदास चेहरे के साथ जिंगुआन से चला गया। मैं लिनियन को लेकर जीयू कॉर्पोरेशन की तरफ निकल गया। एनलान की शक्ल याद करके मुझे हंसी आ गई।
मेरी पिछली लाइफ में मैंने उसे हर अच्छी चीज दी थी, यहाँ तक कि मैं उसे पार्टियों में भी ले जाता था जहाँ उसकी मुलाकात लू यान से हुई। लिन कॉर्पोरेशन पर कब्जा होने के बाद मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए थे। सिर्फ एनलान ही मेरे साथ रहा। उसने लियू रुआन को हासिल करने में मेरी मदद भी की, लेकिन मेरे मरने तक मुझे ये नहीं पता था कि वो दोनों काफी समय से साथ थे। ये मेरी ही गलती थी। मेरी ही ढील ने एक साधारण परिवार के इंसान की महत्वाकांक्षाओं को इतना बढ़ा दिया था। पापा, क्या आप उस अंकल से नाराज हैं? मुझे अपनी भौहें सिकोड़े देख लिनियन ने मेरी शर्ट का कोना खींचा। मैंने उसका सिर थपथपाया। नियोन्नन, तुम्हारे और मम्मी से बढ़कर कोई नहीं है। अब से उस अंकल पर ध्यान मत देना। ग्यू कॉर्पोरेशन का मीटिंग रूम। गुकिंग हाँ बीच में बैठी थी। उसके हाथ बंधे थे। नीचे बैठे एग्जीक्यूटिव्स बेचैन और असहज थे। डेटा डिपार्टमेंट 3 ने गलत कैलकुलेशन की है। मुझे लगता है कि तुम्हें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोगों को बदल देना चाहिए। गुकिंग हाँ ने मेज पर धीरे से अपनी उंगलियां थपथपाईं। रिपोर्ट देने वाला शख्स वहीं जम गया। उसने अपने दांत भींचे और बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी सीट पर वापस चला गया। अगला शख्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, डर के मारे थूक निगलने लगा। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और रिपोर्ट देने के लिए आगे बढ़ा। इसी पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। गुकिंग हाँ ने तिरछी नजर से स्क्रीन पर देखा। मेज पर थपथपाती उसकी उंगलियां अचानक रुक गईं। उसने देखा कि फोन नंबर जिंगुआन का लैंडलाइन। उसके दिल में अचानक बेचैनी होने लगी। फोन उठाने पर उसके बेटे की आवाज थोड़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि गुकिंग हाँ ने पहले ही मुझे बाहर न जाने देने का ऑर्डर दिया था। लेकिन छोटी मिस उस ऑर्डर में शामिल नहीं थी। सीईओ मिस्टर लिन छोटी मिस को लेकर जिंगुआन से निकल गए हैं। कंपनी की बिल्डिंग के नीचे असिस्टेंट जियांग बाहर रेस्ट एरिया में बैठकर कॉफी पी रहा था। उसने अभी ऊपर देखा ही था कि सीईओ को गुस्से में बाहर निकलते देखा। फिर उसने वो 2 शब्द सुने, गाड़ी तैयार करो। असिस्टेंट जियांग ने अपना कप रखा और पीछे पीछे चल दिया। उसे सोचने की जरूरत नहीं थी। सीईओ गू को इतनी जल्दी में देखकर उसे यकीन था कि मैं फिर से भाग गया हूँ। गू कॉर्पोरेशन के पास वाली सड़क पर मैं कार में बैठा अपने सामने खड़ी उस ऊंची इमारत को देख रहा था। मैं उसकी भव्यता देख हैरान था। फिर मैंने देखा कि बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैंने कार को आउटडोर पार्किंग में खड़ा किया। मैंने ट्रंक से एक छाता निकाला और इस तरह पिता पुत्री फुटपाथ पर बातें करते और हंसते हुए चल दिए। वो छोटी बच्ची एक्साइटमेंट में कीचड़ और पानी में कूदकर खेल रही थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वे अपनी मम्मी की कंपनी पहुंच गए हैं। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, क्या आप जा रहे हो? लिनियन का ये डर देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं उसे पहुंचने के लिए नीचे झुका। नन्नन पापा, अब तुम्हें कभी किसी अजनबी के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ असिस्टेंट जियांग पीछे पीछे आ रहा था। उसने ऊपर देखा तो काले कपड़ों में एक शख्स को लिनियन का चेहरा पोंछते हुए पाया। एंगल की वजह से वो वहां खड़े होकर उस आदमी का चेहरा नहीं देख सका। आपने फिर से छोटी मिस को किसी और के हाथ में क्यों दे दिया, और वो भी सीधे कंपनी के सामने? असिस्टेंट जियांग के चेहरे पर हार मानने वाले भाव थे। उसने तिरछी नजर से गुकिंग हाँ को देखा और जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। गुकिंग हाँ ने उस आदमी के कपड़ों पर बस एक नजर डाली और तेजी से आगे बढ़ी। लिनियन ने अपनी मम्मी को आते देखा और हाथ हिलाकर हेलो किया। मैंने उसका रिएक्शन देखा और तुरंत समझ गया कि कौन आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, एक हाथ ने मुझे कई कदम पीछे धकेल दिया। मैं सीधे किनारे से फिसलकर कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। छाता भी जमीन पर गिर पड़ा। नियोन ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने उस औरत को धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाई, मम्मी, आपने पापा को धक्का क्यों दिया? जब गुकिंग हाँ ने नियोन को ऐसा कहते सुना तो उसकी आंखें फटी रह गईं। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मुझे जमीन पर बुरी हालत में बैठे देखा। वो जम सी गई। उसने घबराकर थूक निगला और मुझे उठाने के लिए आगे बढ़ी। लिन फांग, आई एम सॉरी। क्या तुम्हें चोट लगी? गुकिंग हाँ का चेहरा चिंता से भरा था। उसने अपने हाथ से मेरी धूल पोंछी। फिर वो जल्दी से मेरे पीछे गई, ये देखकर कि मेरी पीठ गीली नहीं हुई है। उसने राहत की सांस ली। असिस्टेंट जियांग ने सीईओ को माफी भरी नजरों से देखा और माहौल हल्का करने के लिए तुरंत बोला, सर, आप यहाँ क्यों हैं? लेकिन मेरा पूरा ध्यान मेरे कपड़ों पर लगे कीचड़ के दागों पर था। गुकिंग हाँ ने मुझे सिर झुकाए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लिन फांग, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा, मैंने काले कपड़े पहने किसी को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुम होगे। गुकिंग हाँ ने जल्दी से मुझे उठाने में मदद की। उसकी नजरें थोड़ी कतरा रही थीं। उस औरत ने मुझ पर बस एक पल के लिए नजर डाली थी, लेकिन उसका दिल पहले से ही 150 की रफ्तार से धड़क रहा था। उसे डर था कि अगर उसने कुछ बार और देख लिया तो उसका दिल इतनी तेज धड़केगा कि वो बेहोश हो जाएगी। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं असल में अपना
स्टाइल बदलकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फेल हो जाएगा। गुकिंग हाँ ने मेरे उतरे हुए चेहरे को देखा और हकलाते हुए बोली, ये आउटफिट तुम पर बहुत सूट कर रहा है। तो फिर सब ठीक है? कैसा लग रहा है? क्या ये पहले से बेहतर नहीं है? जैसे ही मैं बोला, मैं जानबूझकर उसके करीब चला गया, इतना करीब कि मैं उस औरत के चेहरे के छोटे छोटे बाल भी देख सकता था। गुकिंग हाँ एक पल के लिए अपनी सांस लेना भूल गई। कुछ सेकंड बाद वो पीछे हट गई। फिर उसने मुड़कर असिस्टेंट जियांग से कुछ कपड़े तैयार करने के लिए कहा। आखिरकार मैंने उस औरत को जल्दी में दूर जाते देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पापा, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हारी मम्मी कितनी क्यूट है उस पर। चलो चलते हैं। मैंने उस छोटी बच्ची का सिर थपथपाया। गुकिंग हाँ कंपनी के एंट्रेंस पर चली गई और अचानक रुक गई। उसने अपना कोट उतारा और मेरे कंधों पर डाल दिया। ये देखकर मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। कंपनी में इस तरह से एंट्री लेना वाकई सही नहीं था। वो बहुत समझदार है। हालांकि गुकिंग हाँ मेरे से बिल्कुल अलग कुछ सोच रही थी। वो बस मुझे छिपाना चाहती थी ताकि कोई मुझे न देख सके, यहाँ तक कि कोई आदमी भी नहीं। बदकिस्मती से मेरे चेहरे की वजह से जैसे ही मैंने लॉबी में एंट्री ली, मैंने काफी सारी यंग लेडीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन उन नजरों ने गुकिंग हाँ को बहुत असहज कर दिया, यहाँ तक कि उसका लहजा भी ठंडा पड़ गया। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे लगा कि वो नाराज है, इसलिए मैंने जल्दी से लिंकोनियन को अपने पास खींचा। नियोन नन ने कहा कि वो अपनी मम्मी की कंपनी देखना चाहती है। ये सुनकर गुकिंग हाँ ने छोटी बच्ची की तरफ देखा। लिंचोनियन को मेरा सिग्नल मिल गया था और उसने जल्दी से सिर हिलाया। मैं इसे देखने आना चाहती थी, इसलिए पापा मुझे यहाँ ले आए। पापा शब्द सुनकर गुकिंग हाँ ने सहज रूप से मेरी तरफ देखा। यह देखकर कि मैं नाराज नहीं हूँ, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। गुकिंग हाँ के ऑफिस में हमेशा मेरे लिए कपड़ों का एक नया सेट तैयार रहता था, इसलिए मैं ऊपर चला गया। असिस्टेंट जियांग से कपड़े लेने के बाद उसने मुझे कपड़े बदलने के लिए लाउंज में जाने के लिए कहा। वो लाउंज भी गुकिंग हाँ के स्टाइल में सजाया गया था। मैंने चारों तरफ एक नजर डाली और फिर अपने कपड़े उतारे। अपनी पीठ पर गॉस का बड़ा पैच देखकर मैंने बार बार अपना सिर हिलाया। ये बैंडेज कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन जैसे ही मैं तैयार हो रहा था, लाउंज के बाहर से हाई हील्स की आवाज गूंजी। फिर लॉक खुलने की आवाज आई। गुकिंग हाँ सीधे मेरे पीछे आई, अपना हाथ बढ़ाना चाहती थी लेकिन हिचकिचा गई। लिनफांग, आज रात हाउसकीपर के बेटे से दवा लगवाना मत भूलना। क्या तुम खुद मेरे लिए ये नहीं कर सकती? गुकिंग हाँ ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो वो एक पल के लिए खामोश रही, फिर उसने बात बदल दी। नन ने तुम्हें पापा बुलाया, क्या तुमने उसे ऐसा बुलाने के लिए कहा था? मैंने तुरंत सिर हिलाया, ये इशारा करते हुए कि वो मैं ही था जिसने ये कहा था। गुकिंग हाँ ने आईने के जरिए काफी देर तक मुझे देखा। आखिरकार उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से मेरा चेहरा पोंछा। नियोन अभी छोटी है, वो तुम्हारा कभी गर्म और कभी ठंडा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिनफैंग, अगर तुम्हें कोई भी नाराजगी है तो उसे मुझ पर निकाल लो। ये शब्द सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने गुकिंग हाँ को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। मेरे दिल में सैकड़ों भावनाएं उमड़ रही थीं। उसे पक्का लग रहा होगा कि मैं कोई नाटक कर रहा हूँ। यह सोचकर मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे महसूस हुआ कि मैंने खुद को इस हालत में पहुंचाया है और अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक गहरी सांस ली और ऑफिस में वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने नन को एक तरफ बैठने के लिए खींचा। इसी पल असिस्टेंट जियांग ने हम दोनों को सोफे पर बैठे देखा और डरते हुए पूछा, तो क्या मीटिंग जारी रखनी चाहिए? गुकिंग हाँ ने सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में मौजूद फोल्डर नीचे रखा और ऑफिस से बाहर चली गई। ये देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे थोड़ी निराशा महसूस हुई, लेकिन वो छोटी बच्ची शायद मेरी भावनाओं को समझ गई थी। वो तुरंत दौड़कर मेरे पास आई। मम्मी यहाँ नहीं है, लेकिन नियोन पापा के साथ है। इस बार मुझे बिल्कुल भी निराशा महसूस नहीं हुई। मैंने खुशी खुशी उसकी नाक को धीरे से दबाया। हालांकि 10 मिनट बाद मैं सच में बोर होने लगा, इसलिए मैंने नियोन की तरफ देखा। नियोन, क्या तुम अपनी मम्मी को काम करते हुए देखना चाहती हो? उस छोटी बच्ची ने अपनी किताब नीचे रखी और सिर हिलाया। जब तक मैं पापा के साथ हूँ वो कुछ भी करेगी। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई शाही फरमान मिल गया हो। मैं तुरंत नन को गोद में उठाकर मीटिंग रूम की तरफ चल दिया। दरवाजे के बाहर असिस्टेंट जियांग को जब मेरी रिक्वेस्ट के बारे में पता चला तो वो तुरंत परमिशन लेने अंदर गया। गुकिंग हाँ ने जब ये सुना तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी नजर दरवाजे के बाहर मुझ पर टिक गई। वो कंपनी के सीक्रेट्स हासिल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। उन्हें पीछे बैठने दो। इतना कहकर गुकिंग हाँ पीछे झुक गई। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। लिनफैंग, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ। सर, आप दोनों दीवार के पास बैठ सकते हैं। असिस्टेंट जियांग पास आया और उसने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया ताकि अंदर चल रही मीटिंग में कोई खलल न पड़े। हम दोनों दबे पांव अंदर चले गए।
पता नहीं कब से मीटिंग रूम का माहौल काफी नॉर्मल हो गया था। सीईओ ने आगे कुछ नहीं कहा, वो बस सिर हिलाती या धीरे से हूं कह देती। सब एक दूसरे को देखने लगे, जब तक कि किसी ने नोटिस नहीं किया कि सीईओ गू की नजर हमेशा कमरे के उस कोने की तरफ ही थी। मैं उस बोरियत भरी रिपोर्ट को सुन रहा था और पहले से भी ज्यादा बोर महसूस कर रहा था, लेकिन लिनियन बहुत ध्यान से सुन रही थी। जहां तक मेरी बात है, मैं बस अपनी वाइफ को एकटक निहार रहा था। मेरे पुनर्जन्म का ये सिर्फ पहला दिन है। आज रात क्या हो सकता है, ये सोचकर मेरी सांसें तेज होने लगी। लेकिन हम दोनों अब भी अलग अलग सोते हैं। उसे मुझ पर यकीन दिलाने के लिए मुझे खुद पहल करनी होगी। अपनी पिछली लाइफ को याद करते हुए उसने मुझे जिंगवान में कैद कर दिया था। एक बार मैं चोरी छिपे लियू रुआन से मिलने निकल गया था। उस रात वो आग बबूला हो गई थी और उसने जबरदस्ती की थी। कुछ ही समय बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। बच्चे को समाज के सामने नाम देने के लिए गुकिंगहा ने यहाँ तक कि लियू रुआन की जान की धमकी भी दी थी। इसलिए हमारा रिश्ता कभी न सुधरने वाला बन गया। मेरे पुनर्जन्म से कुछ दिन पहले भी गुकिंगहा ने शराब पी रखी थी और वो बार बार मेरी तरफ झपट रही थी। मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। मैं जितना सोच रहा था, मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा था। जितना मैं सोचता, मुझे अपनी पिछली लाइफ उतनी ही घटिया लगती। खुद को रोक न पाने की वजह से मैंने गुस्से में मेज पर हाथ दे मारा। लिनियन चौंक गई और उसने सहज रूप से पुकारा, पापा। उसे लगा कि मैं नाराज हूँ। मीटिंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैं अपनी यादों से बाहर आया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, तो मेरा चेहरा लाल हो गया। मेरा मन किया कि अपना सिर मेज में गाड़ लूं। शुक्र है कि गुकिंगहा ने कोमलता से कहा कि मीटिंग जारी रखी जाए। तभी मीटिंग रूम में मौजूद लोगों ने अपनी नजरें हटाईं। ये देखकर मैंने नियॉन का सिर थपथपाया। नियॉन, पापा को थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जाना है। फिर मैं जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। असिस्टेंट जियांग ने मुझे लाल चेहरे के साथ बाहर भागते देखा और तुरंत पूछने आया, सर, क्या मीटिंग खत्म हो गई? नहीं। रेस्टरूम कहाँ है? वहाँ कोने के पास। असिस्टेंट जियांग ने बाईं ओर इशारा किया। रेस्टरूम में घुसने के बाद मैंने सिंक पर अपने हाथ टिकाए और एक गहरी सांस ली। फिर मैंने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। लिनफांग, ओ लिनफांग, क्या तुम उसे शर्मिंदा करना बंद कर सकते हो? मुझे अभी अपनी उस बदतमीजी भरी हरकत पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैं बेमन से रेस्टरूम से बाहर निकला। दूर से मैंने उन दोनों को खड़ा देखा। माँ और बेटी मीटिंग रूम के दरवाजे पर थे। जब लिंसी आयोनियन ने मुझे पास आते देखा तो वो अपनी मम्मी के पीछे छिप गई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। पापा, क्या मैंने आपको नाराज कर दिया? मैं अचानक अपने कदमों पर रुक गया और उस दुखी छोटी बच्ची की तरफ देखने लगा। नैन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अभी आपके चेहरे के भाव बहुत गंदे लग रहे थे। जैसे ही लिनियन बोली, उसने उस औरत की शर्ट का कोना खींचा। मेरी नजर उस औरत पर गई। उसका चेहरा भावहीन देखकर मुझे पता था कि उन दोनों ने पक्का मुझे गलत समझा है, इसलिए मैंने जल्दी से सफाई दी। ये पापा की गलती है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को शर्मिंदा किया। मैं आधा झुक गया और माफी भरे भाव के साथ लिनियन की तरफ देखने लगा। उस छोटी बच्ची ने अपनी पलकें झपकाईं, उस औरत का हाथ छोड़ा और मेरी तरफ बढ़ी। फिर उसने अपने नन्हे हाथों से मेरा चेहरा थपथपाया। बिल्कुल नहीं, जब पापा शर्माते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। ये देखकर गुकिंगहा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और छोटी बच्ची को पीछे खींचा। नान, मैं असिस्टेंट जियांग से कहकर तुम्हें पहले घर भेज देती हूँ। लेकिन मम्मी, मैं आपके और पापा के साथ घर जाना चाहती हूँ। पहले लिनियन ने कभी अपनी मम्मी की बात टालने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब बात अलग थी क्योंकि पापा यहाँ थे। मैंने उस छोटी बच्ची की आंखों में विनती देखी और मेरा दिल पसीज गया। मैं बस ऊपर देखकर उसके लिए बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें उस औरत से मिली, मैं सुन्न पड़ गया और डरकर पीछे हट गया। नियॉन, अंधेरा हो रहा है। तुम्हें घर जाकर खाना खाना चाहिए। मम्मी और पापा जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। मैंने नियॉन को जाते हुए देखा। मेरे चेहरे पर भी थोड़ा डर था। क्या हम घर नहीं जा रहे? 20 मिनट बाद कार एक 5 स्टार होटल के सामने रुकी। गुकिंगहा ने मेरे खुले हुए मुंह को इग्नोर किया और सीधे मुझे कार से बाहर खींचा। क्या वो मुझे होटल ले जा रही है? मैंने उस औरत को फ्रंट डेस्क पर चाबी लेते देखा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। होटल के पेंट हाउस स्वीट में फर्श से छत तक की विशाल खिड़कियों से ले सिटी का रात का नजारा दिख रहा था। उस औरत ने मुझे दरवाजे पर घबराहट में खड़ा देखा और कोमलता से कहा, तुम आज रात यहीं सोओगे? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ नहीं रुक रही हो? मुझे ऐसा कहते सुन वो औरत एक पल के लिए खामोश रही। तुम यहाँ सो जाओ, मैं बगल वाले कमरे में हूँ। ठीक है, काफी देर हो गई है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। जब तक मैं उसके पीछे भागा, उस औरत ने पहले ही की कार्ड का इस्तेमाल करके बगल वाले कमरे में एंट्री ले ली थी और दरवाजा बंद कर दिया था। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया।
उसके अभी ये कहने पर कि काफी देर हो गई है, मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रही है। रात के 9 बजे बजने तक समय बीत गया। मैंने हॉल के दूसरी तरफ का दरवाजा खुलने की हल्की आवाज सुनी। मैंने तुरंत ऊपर देखा और गलियारे में सन्नाटा होने तक इंतजार किया। मैंने जल्दी से अपना दरवाजा खोला और पीछे चल दिया। मैंने दूसरी लिफ्ट से नीचे पहली मंजिल तक का रास्ता तय किया और उस औरत को गाड़ी चलाकर जाते हुए देखा। मैंने जल्दी से एक कैब ली और उसके पीछे हो लिया। इस पल मुझे एक एडवेंचर का एहसास हुआ। आखिरकार मैं मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन का एक लीजेंडरी फिगर हूँ। महान प्यार, अमर भगवान। बस मेरी पिछली लाइफ में मुझे गू किंग हा ने कैद कर लिया था और मुझे डर था कि कहीं लू यान मुझे एक हत्यारा होने की वजह से नीचा न समझे। इसलिए मैंने रिटायर होने की रिक्वेस्ट की थी। उस दिशा को देखते हुए जहां उस औरत की कार जा रही थी, मैं थोड़ा उलझन में था। क्या ये जिंगवान जाने का रास्ता है? उस औरत के जिंगवान में दाखिल होने के बाद मुझे मेन गेट पर एक कार खड़ी मिली। पास जाकर देखा तो पता चला कि ये मेरे इन लॉज की कार थी। इस मोड़ पर मुझे अचानक समझ आ गया कि ये पक्का इसलिए होगा क्योंकि दिन में नियॉन किडनैप हुई थी, इसलिए वे आए थे। मैंने कैब का किराया दिया और जिंगवान की पश्चिमी दीवार फांदकर अंदर घुस गया। मैं लिविंग रूम की खिड़की के नीचे छिप गया। उस वक्त लिविंग रूम में फादर जू ने मेज पर जोर से हाथ मारा। क्या तुम अब भी उसे प्रोटेक्ट कर रही हो? अगर लिनफांग नियॉन को बाहर नहीं ले जाता तो वो किडनैप कैसे होती? जो भी हो, हम आज पक्का नियॉन को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वो आदमी तो उसे अपनी बेटी तक नहीं समझता। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि वो बदल रहा है। प्लीज उसे थोड़ा टाइम दो। मुझसे ये बकवास मत करो। वो कहाँ है? वो कहाँ मर गया? अगर वो यहाँ नहीं है तो आज जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। लिनफांग भी घायल हुआ है। ये सुनकर फादर गू ने ठंडी आह भरी। तुम्हारी नजर में तो लिनफांग को लगी एक हल्की सी खरोंच भी गंभीर चोट है। ठीक है, फैमिली के कुछ रूल्स हैं। इस मामले को आखिरकार निपटाना ही होगा। क्या तुम फिर से उसकी जगह सजा भुगतने वाली हो? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सजा मिलनी चाहिए, मैं परसों सुबह उसे लेने एंसेस्ट्रल हॉल जाऊंगी। लेकिन ये शब्द सुनकर मदर गू नाखुश थीं। वो इतनी गुस्से में थीं कि कांपने लगीं। गू किंग हा, क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है? इस महीने तुमने उसके लिए कितनी सजाएं भुगती हैं। तुम लिनफांग को यहाँ बाहर बुलाओ। क्या एक जवान आदमी शर्म बेशर्म होकर तुम्हारे पीछे छिपा रहेगा? गू किंग हा एक पल के लिए खामोश रही। आखिरकार उसने एक बात कही, मम्मी, आप 3 दिन बाद नन को ले जाना। ये देखकर कि गू किंग हा को मनाया नहीं जा सकता, फादर गू और मदर गू ने एक दूसरे को देखा, आगे कुछ नहीं कहा, आह भरी और जिंगवान से चले गए। इस समय आसमान से हल्की बारिश होने लगी थी। मैं खिड़की के नीचे बैठा था और बारिश की बूंदें अब भी मेरे कपड़े भिगो रही थीं। जब तक गू किंग हा होटल वापस पहुंची, रात के 10 बज चुके थे। उसने अपने कपड़े बदले, फिर मेरे दरवाजे पर आई। मैं भी अभी अभी वापस लौटा था। मैंने अपनी लाल आंखें छिपाने के लिए अपना चेहरा धोया। जैसे ही मैं रेस्टरूम से बाहर निकला, मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इसलिए मैंने अपनी आंखें मली और मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। क्या बात है, तुम अभी तक सोई नहीं? गू किंग हा मुझे दवा देने आई थी। उसने दवा की बोतल मेरे हाथ में रखी और जाने के लिए मुड़ी। मैंने जल्दी से उसे रोक दिया। तुम मुझे खुद दवा लगाने के लिए कह रही हो? मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। ये सुनकर गू किंग हा के कदम रुक गए। उसने मेरे मासूम चेहरे को देखा, धीरे से आह भरी और मुझे बेड पर लेटने के लिए कहा। इसके साथ ही वो औरत कमरे में आई और हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली गई। मैंने उस औरत को कमरे में आते देखा, फिर सुरक्षित रूप से दरवाजा लॉक कर दिया और चाबी निकाल ली। फिर मैंने अपनी शर्ट ऊपर की और आज्ञाकारी बनकर बेड पर पेट के बल लेट गया। गू किंग हा के करीब आने के बाद मैं उसकी सांसें साफ महसूस कर सकता था। उसके बाद उसके गर्म धुले हुए हाथ आए, जिन्होंने धीरे से मेरी पीठ से गौज हटाया। जब उसने वो बड़ा घाव और नील देखा तो उस औरत की आवाज बेकाबू होकर कांपने लगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या दर्द हो रहा है? मजाक है क्या? मैं एक मर्द हूँ, मुझे दर्द से डर क्यों लगेगा? लेकिन मैंने चाहे जैसे भी समझाया, गू किंग हा कोमल बनी रही, अपना सिर घुमाए बिना। मुझे सच में महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो दवा लगा रही है। एक पल बाद गू किंग हा ने अचानक कहा, मम्मी चाहती हैं कि नन कुछ दिनों के लिए वहां रहे। तुम्हें क्या लगता है? तुमने तो उसे पहले ही भेज दिया है और अब मुझसे पूछ रही हो? थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने सहमति में सिर हिलाया। नैन काफी समय से अपने दादा दादी से नहीं मिली है, उसके लिए कुछ दिन वहां रहना अच्छा है। गू किंग हा ने भी बस हूं में जवाब दिया, फिर से खामोश हो गई। दवा लगाने के बाद उसने मुझे कंबल से ढक दिया, फिर दवा की बोतल रख दी और जाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई, वो अचानक बीच में ही रुक गई। उसने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा, फिर अपना सिर झुकाकर अपने हाथ को देखने लगी। तुम्हें आज यहीं आराम करने का कष्ट करना होगा। मैं पहले सोने जा रही हूँ।
मैंने उसके कुछ भी कहने का इंतजार नहीं किया, बल्कि तुरंत बेड के दूसरी तरफ चला गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो औरत मुझे ही घूरती रही। आखिरकार उसने घड़ी की तरफ देखा। काफी सोच विचार के बाद उसने सोफे पर ही आराम करने का फैसला किया। जहां तक मेरी बात है, 10 मिनट तक इंतजार करने और अपने पास किसी को महसूस न करने पर मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि वो औरत सोफे पर सो रही है। ये देखकर मैं सिर्फ यही बड़बड़ा सका कि वो औरत कितनी बेचारी थी। एक पल सोचने के बाद मैंने कंबल और 2 तकिए लिए और उन सबको सोफे पर फेंक दिया। शोर सुनकर गुकिंग हाँ जल्दी से उठ बैठी, लेकिन तुरंत बाद उसने मुझे सोफे पर घुटनों के बल बैठकर तकिए लगाते हुए देखा। लिनफांग, तुम क्या कर रहे हो? जाहिर है सोने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने दोनों तकिए सही जगह पर रखे और फिर उसे गले लगा लिया। मेरी गर्माहट महसूस कर गुकिंग हाँ का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया, लेकिन जब उसे होश आया तो वो तुरंत छूटने के लिए छटपटाने लगी। यह देखकर मैं उसे और भी कसकर ही पकड़ सका। मत जाओ गुकिंग हाँ। ये शब्द सुनकर वो जम गई। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि मेरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा है। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने कंबल ऊपर खींचा और अपना सिर मेरे सीने में छिपा लिया। गुकिंग हाँ अपने मूड को बयान नहीं कर सकती थी। ये एक सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि आज मैंने उस पर एक अभूतपूर्व निर्भरता दिखाई थी और ये कोमल हरकतें तो उसके सपनों में भी कभी नहीं आई थीं। आमतौर पर वो इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करती थी। गुकिंग हाँ ने अपना हाथ उठाया, मेरा चेहरा छूना चाहा, लेकिन उसे डर था कि कहीं सपना टूट न जाए। इसलिए उस औरत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना सिर मुझमें और गहराई से छिपा लिया। एक पल बाद फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। गुकिंग हाँ ने जल्दी से अलार्म बंद कर दिया। वो मुड़ी और मुझे अभी भी गहरी नींद में सोते देख राहत की सांस ली। अगले ही पल उसने ऊपर देखा और बेड पर रखी चाबी देखी। मेरी गहरी नींद का फायदा उठाते हुए उसने धीरे से मेरे माथे को चूमा। लिनफांग, मैं बस अभी आती हूँ। 10 मिनट बाद एक अंधेरे बेसमेंट में असिस्टेंट जियांग धीमी आवाज में समझाते हुए गुकिंग हाँ के पीछे चल रहा था। सीईओ, हरे बालों वाले उस आदमी ने उस दिन फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ कबूल कर लिया है। वो घायल हुआ था क्योंकि वो छोटी मिस को बचा रहा था। आखिरी सेंटेंस सुनते ही उस औरत के कदम अचानक रुक गए। जब असिस्टेंट जियांग ने गुकिंग हाँ के चेहरे के भाव देखे तो वो डरकर कुछ कदम पीछे हट गया। सेल में दाखिल होने के बाद गुकिंग हाँ ने लकड़ी के खंभे से बंधे उस हरे बालों वाले आदमी की तरफ देखा और अपना हाथ हिलाया। जी सीईओ। उसके कबूलनामे के मुताबिक उसका इरादा शुरू में छोटी मिस को नुकसान पहुंचाने का था। आखिरकार उन्होंने उसे रोक दिया। मुझे पता है, बाहर इंतजार करो। सबके जाने के बाद गुकिंग हाँ सीधे मेज की तरफ गई और एक हथियार चुनने लगी। आमतौर पर मैं उसे छूने तक की हिम्मत नहीं करती। मुझे डर लगता है कि उसे छूने से उसे चोट लग जाएगी। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इतना जोरदार वार किया? किस हक से? उसके बोलने के बाद बाहर खड़े असिस्टेंट जियांग को अंदर से रूह कंपा देने वाली चीखें सुनाई दी। आधे घंटे बाद असिस्टेंट जियांग अभी भी अंदर से आ रही दर्दनाक चीखें सुन सकता था। बारिश रुकने तक वो खुद को कांपने से नहीं रोक सका। गुकिंग हाँ होटल वापस लौट आई। उसने पहले अपने कमरे में जाकर शावर लिया, फिर मेरे कमरे में आई। लेकिन जब उसने कमरे में एंट्री ली तो उसने मुझे एक कोने में दुबका हुआ देखा। गुकिंग हाँ को अचानक चिंता होने लगी। लिनफांग, क्या बात है? वो जल्दी से दौड़कर मेरे पास आई और मुझे सहारा दिया। ये सुनकर मैंने अपने सामने खड़ी उस औरत की तरफ देखा। गुकिंग हाँ, तुम कहाँ गई थी? लियू यान और अलन के हाथों मैंने जो टॉर्चर झेला था वो एक अंधेरे कमरे में कैद रहना था, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। इसलिए जब मैंने पहली बार अपनी आंखें खोली तो न केवल वहां घना अंधेरा था, बल्कि आसपास कोई भी नहीं था। मैं अचानक बहुत ज्यादा घबरा गया था। गुकिंग हाँ ने मुझे एक खाली चेहरे के साथ देखा। मेरे अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चाकू से वार किया जा रहा हो। वो बस मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ सकी और माफी मांगने लगी। लिनफांग, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। जमीन के नीचे बहुत ठंड है। क्या हम उठ सकते हैं? लेकिन उसने इंतजार किया पर मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला। इसलिए उसने अपने दांत भींचे और सीधे मुझे गोद में उठा लिया, जब तक कि उसने मुझे बेड पर नहीं लिटा दिया। फिर वो कंबल और तकिया ले आई। आखिरकार मैं होश में आया। मैंने बस उसे मेरे लिए तकिया लगाते और फिर कंबल से ढकते हुए देखा। आखिरकार वो बेड के पास खड़ी रही और काफी देर तक हिली नहीं। काफी देर बाद मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वाइफ, क्या तुम्हारा इरादा सुबह तक वहीं खड़े रहने का है? ये सुनकर गुकिंग हान अचानक तनाव में आ गई। रिफ्लेक्स में उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। तुमने मुझे क्या बुलाया? क्या हुआ? क्या मिस गू को लगता है कि मेरा तुम्हें ये बुलाना गलत है? कुछ नहीं, सो जाओ। इतना कहने के बाद गुकिंग हाँ बेड पर आ गई। मैं असल में कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसे अपनी आंखें बंद किए और बात करने से मना करते देख मुझे आज्ञाकारी बनकर अपना मुंह बंद करना पड़ा। 10 मिनट बाद गुकिंग हाँ ने कंफर्म किया कि मैं सो गया हूँ।
तभी उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की। उसे बस यही ख्याल आ रहा था कि ये सब लियू रुआन के लिए जियो ग्रुप के 6 जरूरी प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए है। यहाँ तक कि मैंने उसे वाइफ भी बुलाया। वो इस हद तक परेशान हो गई कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे उठना पड़ा और अपनी जेब से सफेद दवा की बोतल निकालकर आखिरी 2 गोलियां अपने मुंह में डालनी पड़ी। ऐसा नहीं हो सकता लिनफांग, तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। अगली सुबह जल्दी ही गुकिंगहा होटल से निकल चुकी थी। तैयार होकर जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि असिस्टेंट जियांग और कुछ बॉडीगार्ड्स दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। सर, हमें आपको वापस ले जाने का ऑर्डर मिला है। ये देखकर मैंने एक हल्की आह भरी और उनके पीछे चल दिया। जिंगवान में सब जानते हैं कि मुझे मार्शल आर्ट्स आती है। इसके अलावा मैं वो इंसान हूँ जिसे मिस गू सबसे ज्यादा पैम्पर करती है। इसलिए चाहे असिस्टेंट जियांग हो या बॉडीगार्ड्स, उनमें से किसी की भी हिम्मत सच में हाथ लगाने की नहीं हुई। ये बस एक दिखावे की रुकावट थी। आखिरकार हमेशा मिस गू ही होती है जो मुझे वापस लाती है। जिंगवान लौटने के बाद मैंने उस जाने पहचाने कमरे को देखा, बेबसी से आह भरी और मेज पर सिर रखकर लेट गया। ये सोचने लगा कि उससे अपनी पाबंदी कैसे हटवाऊं। तभी हाउसकीपर का बेटा मेरे लिए वो नया फोन ले आया जो उसने मेरे लिए तैयार किया था। मैंने कहा थैंक यू। मैंने तुरंत सिम कार्ड डाला और उसे ऑन किया। फोन पर तुरंत अनगिनत मैसेज दिखने लगे। उनमें से 80% लियू रुआन और एनलान के थे, लेकिन मैंने उन्हें देखने तक की जहमत नहीं उठाई। मैंने उन्हें सीधे डिलीट कर दिया। मैं असल में उन दोनों को ब्लॉक करना चाहता था, लेकिन अपने फ्यूचर प्लान्स को याद करते हुए मैंने फिर भी अपने दिल के गुस्से को दबा लिया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद मैंने आखिरकार अपने फोन से उन दोनों के सारे निशान मिटा दिए ताकि मुझे उन्हें देखना न पड़े और नफरत न हो। इस पल मैं इंडोर बालकनी पर खड़ा था। दूसरी मंजिल के नीचे पिंक लैवेंडर का एक मैदान था। मेरी पिछली लाइफ में गुकिंगहा अनिद्रा इंसोम्निया से जूझती थी, लेकिन उसने दवा लेने से मना कर दिया था। वो खुद को सुलाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करती थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मैंने उसमें आग लगा दी और अगले दिन सब जलाकर राख कर दिया। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैं खुद को दोबारा कोसे बिना नहीं रह सका। फिर मैं सीधे नीचे चला गया। जब माली ने मुझे कैंची लेकर नीचे आते देखा तो उसके होश उड़ गए और वो जल्दी से एक तरफ छिप गया। कुछ नौकर मुझे बताना चाहते थे कि ये वो चीज है जिसे मिस गू ने यहाँ लगाने में बहुत समय बिताया था, लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। आखिरकार उनकी नजर में अगर मुझे पता चलता कि गुकिंगहा ने इसे लगाया है तो मैं पक्का उन सबको उखाड़ फेंकता। मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद एक टोकरी में औजार लिए और फूलों के खेत में चला गया। उसे भी ठीक से नींद नहीं आती। ये जगह उसके बेडरूम से बहुत दूर है। कुछ टहनियां तोड़कर उसके कमरे में रखना ज्यादा असरदार होगा। 1 घंटे बाद मैं लैवेंडर के गुच्छे लिए उसके बेडरूम की तरफ चला गया। हम दोनों के कमरे दूसरी मंजिल पर हैं। एक बिल्कुल पूर्वी छोर पर है, दूसरा बिल्कुल पश्चिमी छोर पर। नतीजा ये हुआ कि अपने कमरे का दरवाजा खोलने के बाद मैं चौंक गया, क्योंकि इस कमरे में एक बेड और सोफे के अलावा कुछ नहीं था। एक पल की खामोशी के बाद मैंने अपना सिर हिलाया और हाथ में मौजूद बुके को फर्श पर रख दिया। मैं अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बटलर सॉन्ग को बोलने नीचे भागा। मिस्टर लिन, अगर हम इसे इस तरह करेंगे तो मुझे डर है कि आज मालकिन बटलर सॉन्ग थोड़ी मुश्किल स्थिति में थे। चिंता मत करो, मैं पक्का गुकिंगहा को सड़क पर नहीं सोने दूंगा। दूसरी तरफ गू ग्रुप में मिस गू मालिक ने कहा है कि वो कमरे को रिनोवेट करना चाहते हैं, यहाँ तक कि वह एक दीवार भी तोड़ना चाहते हैं। बटलर सॉन्ग ने आते जाते वर्कर्स को देखा, उनका चेहरा उतर गया। गुकिंगहा डॉक्यूमेंट्स पलट रही थी और कोमलता से बोली, जब तक वह जिंगवान नहीं छोड़ता उसे जो मन आए करने दो। बटलर सॉन्ग ने कटे हुए कॉल को देखा और इस स्थिति को देखते हुए अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। जब तक मैं भागता नहीं तब तक चाहे मैं जिंगवान को तहस नहस ही क्यों न कर दूं, गुकिंगहा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शाम को मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा और बिल्कुल नए कमरे को देखा। मैंने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर मैं किचन में गया। हाउसकीपिंग सन, वो कब वापस आ रही हैं? मिस्टर लिन, मालकिन का पहले कॉल आया था। उन्होंने कहा कंपनी में कुछ काम है, वो आज रात वापस नहीं आएंगी। ये सुनकर मेरा चेहरा तुरंत गिर गया। मेरा डिनर करने तक का मन नहीं हुआ। रात के 8 बजे अचानक आसमान में तेज शोर के साथ गड़गड़ाहट हुई। कमरे में एक ठंडी रोशनी चमकी। ये देखकर मैं खिड़की की तरफ भागा। दूर चमकती बिजली और गरजते बादलों को देखते हुए मैंने जल्दी से कपड़े पहने, फिर सीधे दूसरी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। मैं कुछ बार लुढ़का और सुरक्षित लैंड हुआ। इसके बाद मैं सिक्योरिटी पेट्रोल से बचते हुए एक कोने में छिप गया। मैं दीवार फांदकर जिंगवान से निकल गया। मुझे अपनी पिछली लाइफ की एक रात याद है। नियॉन क्योंकि वो बादलों के गरजने से डरती थी और उसकी मम्मी अभी भी कंपनी में ओवरटाइम कर रही थी, इसलिए उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर मेरा दरवाजा खटखटाया, लेकिन मैंने उसे भगा दिया था। नान अपनी मम्मी की तरह कभी कमजोरी नहीं दिखाती थी। मैं जितना सोचता रहा उतना ही मैं और भी ज्यादा बेचैन हो गया।
इसलिए मैं जिंगवान के पीछे वाले अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में गया और गाड़ी चलाकर पुराने घर वापस आ गया। गू ग्रुप में गुकिंग हाँ अपने ऑफिस में बाहर के मौसम को देख रही थी और कल रात के बारे में सोच रही थी जब मैं अकेले एक कोने में दुबका हुआ था। वो मेरे लिए फिक्रमंद हुए बिना नहीं रह सकी। क्या वो आराम कर रहा है? असिस्टेंट जियांग ने तुरंत जवाब दिया। मिस गू, बटलर ने 3 घंटे पहले एक मैसेज भेजा था। मालिक पहले ही अपने बेडरूम में सोने चले गए हैं। उस औरत ने खिड़की से बाहर देखा, एक पल के लिए सोचा और आखिरकार ऑर्डर दिया, तुरंत जिंगवन वापस चलने की तैयारी करो। इस बीच पुराने घर में लिनियन कंबल के नीचे छिपी हुई थी, अपने कान कसकर बंद किए हुए, और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। वो छोटी बच्ची डर के मारे दुबक गई, हिलने की हिम्मत भी नहीं की जब तक कि उसने एक जानी पहचानी आवाज नहीं सुनी। नान नान, क्या तुम सो रही हो? आवाज सुनते ही वो छोटी बच्ची हैरानी में बेड से उछल पड़ी। उसके पास जूते पहनने तक का वक्त नहीं था और वो खिड़की खोलने के लिए दौड़ी। पापा, आप यहाँ क्यों हैं? मैंने चारों तरफ देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी ने नोटिस नहीं किया है। फिर मैं खिड़की के रास्ते अंदर चढ़ गया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। क्या नियॉन ने पापा को याद किया? ये सुनकर लिनियन थोड़ी शर्मा गई, लेकिन फिर भी उसने जोर जोर से सिर हिलाया। मैंने उसे छोड़ दिया और धीरे से अपनी बेटी के गाल सहलाए। पापा तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे और तुम्हें सुलाएंगे। ठीक है पापा, क्या आप आज मेरे साथ सो सकते हैं? नान, आज नहीं। मेरा इनकार सुनकर लिनियन ने बाहर चमकती बिजली की तरफ देखा। पापा, लेकिन बाहर बारिश होने वाली है। मैंने उसे उठाया और बेड पर लेटा दिया। पापा को आज रात कुछ काम है। 2 दिन में पापा और मम्मी तुम्हें घर ले जाएंगे, ठीक है? लिनियन ने मुझे ऐसा कहते सुना और आज्ञाकारी बनकर सोने के लिए लेट गई। बाहर हवाएं चल रही थीं और बारिश हो रही थी। अंदर वो बच्ची मेरे भरोसे के बाद थोड़ी देर में सो गई। मैंने कहानी की किताब नीचे रखी और उसका कंबल अच्छे से उड़ा दिया। दीवार पर लगी घड़ी में रात के 9 बजे बज रहे थे। एक पल सोचने के बाद मैंने एक छाता लिया, पुराने घर से निकला और एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ गाड़ी चला दी। एंसेस्ट्रल हॉल वो जगह है जो उन फैमिली मेंबर्स को सजा देने के लिए है जिन्होंने गलतियां की हैं। जीयू फैमिली के हर इंसान को इसे मानना पड़ता है, यहाँ तक कि गू फैमिली की हेड गुकिंग हाँ भी इसका अपवाद नहीं है। मैं एंसेस्ट्रल हॉल के दरवाजे के सामने छाता लेकर खड़ा हो गया। ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने दूर से कदमों की आहट सुनी और चेक करने के लिए जल्दी से खड़ा हो गया। एंसेस्ट्रल हॉल में घुसने की हिम्मत किसकी हुई? मैं यहाँ सजा स्वीकार करने आया हूँ। यह सुनकर गार्ड ने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने अपनी पलकें झपकाईं। तुम थोड़े जाने पहचाने लगते हो, लेकिन तुम जू फैमिली से नहीं लगते। गुकिंग हाँ का पति लिन फैंग। जैसे ही गार्ड ने ये सुना, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वो जल्दी से पीछे हटा और रास्ता छोड़ दिया। सही, बिल्कुल, मुझे अब याद आया। यंग मास्टर लिन, प्लीज अंदर आइए। पनिशमेंट हॉल के अंदर 2 और लोग थे। गार्ड ने अंदर जाकर जल्दी से मेरा इंट्रोडक्शन कराया। ये मिस्टर लिन है। मैंने उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जो मुंह खोले खड़े थे। मैंने चारों तरफ देखा। घर के अंदर सिर्फ एक सोने की चमकती हुई बुद्ध की मूर्ति थी। उसके सामने एक गोल कुशन रखा था। मैं सीधे उस गोल कुशन पर घुटनों के बल बैठ गया और उन्हें शुरू करने का इशारा किया। यह देखकर वे तीनों मुश्किल भरे चेहरे के साथ एक दूसरे को देखने लगे। मिस्टर लिन, मिस गू कल यहाँ होंगी। शायद आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। ओह, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही। मिस्टर लिन, यहाँ आने वाला हर कोई गू फैमिली का हिस्सा है। मैं गू किंग हाँ का पति हूँ। मैं गू फैमिली का हिस्सा कैसे नहीं माना जा सकता? लेकिन सच तो ये था कि गार्ड्स जानते थे कि मैं वही इंसान हूँ जिसे गू किंग हाँ सबसे ज्यादा पैम्पर करती थी। हर बार जब मैं कोई मुसीबत खड़ी करता था तो हमेशा गू किंग हाँ ही मेरी जगह सजा भुगतने आती थी। आखिरकार उन्होंने फैसला करने के लिए रॉक पेपर सिजर्स खेला और एक इंसान को आगे कर दिया। मिस्टर लिन, तो मैं पहले पढ़ना शुरू करता हूँ। 5 जून 2026 की दोपहर को लिन फैंग ने अपनी मर्जी से छोटी मिस को एक अजनबी की देखरेख में छोड़ दिया, जिससे छोटी मिस किडनैप हो गई। यह देखते हुए कि कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ, सजा 5 कोड़े लैशेस है। अगर उसे कोई अपंगता डिसेबिलिटी हो जाती तो उस स्थिति में ये कम से कम 20 कोड़े या उससे ज्यादा होता। ये सुनकर मैंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। कोई हैरानी की बात नहीं कि मेरी पिछली लाइफ में उस हादसे के बाद वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती थी और मैंने उससे हाल तक नहीं पूछा था। मैं एक बार भी उससे मिलने नहीं गया। मिस्टर लिन, तो हम शुरू करते हैं। इतना कहकर गार्ड ने प्रोसीजर के हिसाब से कोड़ा घुमाया। एक भारी आवाज के बाद मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मेरे माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें आ गईं। ये खास तौर पर बना हुआ कोड़ा सिर्फ एक बार पढ़ने पर भी एक जवान आदमी को दर्द से चीखने पर मजबूर करने के लिए काफी है। मैंने अनजाने में अपने सामने मौजूद बुद्ध की मूर्ति की ओर देखा। हालांकि मेरा शरीर बहुत दर्द में था, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि उस औरत ने मेरे लिए खामोशी से कितना कुछ सहा है,
मेरा दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। जल्द ही सजा खत्म हो गई। मिस्टर लिन, क्या आपको हमारे द्वारा डॉक्टर बुलाने की जरूरत है? उन तीनों ने मेरा सफेद पड़ा चेहरा देखा और सावधानी से पूछा। मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मेरा सजा का रिकॉर्ड मिटा दो। तुम सबको पता है ना कि क्या कहना है। मिस्टर लिन, हम समझ गए। हम मालकिन को बिल्कुल नहीं बताएंगे। एंसेस्ट्रल हॉल का एक नियम है कि जब तक किसी को सजा मिल चुकी है, रिकॉर्ड मिटाया जा सकता है। मैंने अपना कंधा पकड़ते हुए सिर हिलाया। मुझे अपनी पीठ में जलन जैसा दर्द महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि मेरा पुराना घाव भी इससे प्रभावित हुआ है। आखिरकार मैंने छाता लिया और लड़खड़ाते हुए कार की तरफ वापस चला गया। इस बीच जिंगुआन में लाइटें जल रही थीं। हर कोई मेन हॉल में कांपते हुए खड़ा था। अपने सामने मौजूद उस औरत की तरफ देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। गुकिंग हां सर्विलांस मॉनिटर को घूर रही थी। जब उसने मुझे खिड़की से कूदते हुए देखा तो वो कमजोरी से ढह गई, लेकिन आखिरकार उसने अपने दांत भींचे और फिर से खड़ी हो गई। ये नजारा देखकर पीछे खड़े असिस्टेंट जियांग ने मन ही मन शोर मचाया कि ये ठीक नहीं है। गुकिंग हां की दवा खत्म हो गई थी। उसके पास अभी तक डायरेक्टर वोंग को ढूंढने का समय नहीं था। उसकी लोकेशन ढूंढो। मैं जानना चाहती हूँ कि लिनफांग कहाँ है। असिस्टेंट जियांग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला और मेरे फोन का हिडन ट्रैकर खोल दिया। तूफान थोड़ी देर के लिए गरजा, फिर धीरे धीरे थम गया। इस पल ग्वांगिंग बार पर सड़क किनारे एक सफेद रोल्स रॉयस रुकी। मैं कार का सहारा लेकर लगातार उल्टियां कर रहा था। तभी सड़क के दूसरी तरफ से एनलान की हैरान कर देने वाली आवाज आई। लिनफांग, तुम यहाँ क्यों हो? यह सुनकर मैं थोड़ा सुन्न पड़ गया। मैंने उस दिशा में ऊपर देखा। एनलान और लियू रुआन एक के बाद एक मेरी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर मैंने अपनी मुट्ठियां तब तक भींची जब तक कि वे चटकने न लगी। मैंने जल्दी से अपना सिर झुका लिया ताकि वे मेरी आंखों के भाव न देख सकें। लिनफांग, गलत मत समझना। रुआन और मैं बार में मिले थे। जैसे ही वो करीब आया, एनलन ने जल्दी जल्दी सफाई देना शुरू कर दिया। लियू रुआन ने कुछ बार खांसा और सहज रूप से मुझे डांटना शुरू कर दिया। लिनफांग, तुम यहाँ बार में क्यों आए? तुम्हें पता है अगर वो तुम्हें यहाँ देख लेगी तो क्या सोचेगी? ये शब्द सुनकर मुझे अचानक अपनी पिछली लाइफ याद आ गई। मैंने बार बार खुद को कंट्रोल किया। जैसे ही मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, चारों तरफ से कारों की दहाड़ सुनाई दी। सिचुएशन देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने देखा कि कई कारों से दर्जनों बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। गुकिंग हां, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, मेरी तरफ बढ़ी। ये देखकर मैं सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। एनलान ने सिचुएशन देखी और जल्दी से भागकर उसके सामने आ गया। मिस गू, प्लीज गलत मत समझिए। मैंने ही लिनफांग को बाहर बुलाया था। इसका सिस्टर रुआन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुकिंग हां ने अपने सामने खड़े एनलन की तरफ देखा तक नहीं। उसने असिस्टेंट जियांग के हाथ से छाता लिया और बॉडीगार्ड से कहकर एनलान को दूर हटवा दिया। फिर उसने मेरे सिर पर छाता तान दिया। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारे घाव पर पानी नहीं लगना चाहिए? तुम बिना छाते के बाहर क्यों निकले? मैं छाता लेकर निकला था। बारिश के दिनों में नन को बादलों के गरजने से डर लगता है। मैं उसे देखने पुराने घर गया था। उसके सोने के बाद ही मैं वापस आया। यहाँ आते वक्त इत्तेफाक से ये दोनों मुझे मिल गए। मैंने जल्दी जल्दी सफाई दी, लेकिन गुकिंग हां का चेहरा भावहीन था। उसने बस एक बात कही, चलो वापस चलते हैं। मैं अब भी कुछ कहना चाहता था, तभी पीछे से लियू रुआन की आवाज आई। मिस गू, लिनफैंग ने पहले ही सफाई दे दी है। इस तरह पीछे पड़े रहने का क्या मतलब है? असिस्टेंट जियांग एक तरफ खड़ा अपने दांत भींच रहा था। उसने सोचा, अगर मैं बिना शर्त लियू रुआन को प्रोटेक्ट न कर रहा होता, यहाँ तक कि उसके लिए मरने की धमकी न देता, तो लियू कॉर्पोरेशन की एक मामूली सीईओ की हिम्मत नहीं होती कि वो सीईओ गू के सामने ऐसे शब्द कह सके। वो पक्का कल का सूरज नहीं देख पाती। असिस्टेंट जियांग, कोई तुम्हारे बॉस को परेशान कर रहा है और तुम कुछ नहीं करोगे? मैंने गुकिंग हां का हाथ पकड़ा और अपने बगल में खड़े खामोश असिस्टेंट जियांग की तरफ देखा। यह सुनकर असिस्टेंट जियांग दंग रह गया। वो एक पल के लिए रिएक्ट ही नहीं कर पाया। इस बीच गुकिंग हां ने नीचे मेरे हाथ की तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। चलो घर चलते हैं। यहाँ का मामला असिस्टेंट जियांग पर छोड़ दो, मैंने सोचते हुए कहा। अगर अभी मिली सजा की वजह से मेरा शरीर कमजोर न होता तो मैंने कब का लियू रुआन को लात मारकर दूर कर दिया होता। लिनफांग, क्या तुम जानते हो असिस्टेंट जियांग तुम्हारी खातिर क्या चाहता है? उन पर थोड़ी नरमी बरतो। तुम क्या कह रही हो? नरमी क्यों? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, गुकिंग हां ने मुझे बीच में ही रोक दिया और मुझे कार के अंदर खींच लिया। जिंगुआन पहुंचकर गुकिंग हां ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर ले गई। बटलर सॉन्ग ने गुकिंग हां का गुस्सा और मुझे खामोश खड़ा देखा और आह भरी। उसने रास्ते में ही सारे नौकरों को आराम करने के लिए भेज दिया। मैंने अनगिनत बार सफाई दी, लेकिन उस औरत ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो।
जैसे ही हम जिंगवान के एंट्रेंस पर पहुंचे, उसने मुझे कार से बाहर निकाला और सीधे स्टडी रूम की तरफ घसीट ले गई। फिर उसने कमरे का दरवाजा लॉक किया, मेरे पास आई और अचानक मुझे दीवार से सटा दिया। वाइफ, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, मैं सच में पुराने घर गया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम नियॉन से पूछ सकती हो। नियॉन? लिन फैंग, मैं तुम्हारे झूठ से थक चुकी हूँ, मुझे कोई और बहाना दो, शायद तब मैं खुद को तुम्हें यकीन करने के लिए धोखा दे सकूं। मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लिन फैंग, तुम हमेशा मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? अब मेरा दिल तुम्हारे लिए और नहीं दुखेगा। बोलने के बाद उसने मुझे जमीन पर धक्का दिया और कालीन पर दबोच लिया। मैं दर्द से कराह उठा। साथ ही मैं सोचने लगा कि इस औरत की ताकत इतनी ज्यादा कैसे है। मैं महान अमर भगवान हूँ, अगर मैं घायल भी हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझ में विरोध करने की बिल्कुल भी ताकत न हो। सही वाइफ, सच में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और फर्श पर बेजान सा पड़ा रहा। गोकिंग हा ने धीरे धीरे अपने कपड़े ठीक किए। मेरे चेहरे के भाव देखकर उसने अपने होंठ भींच लिए। उसने मुझे ढकने के लिए कुछ कपड़े लिए, फिर मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। काफी देर बाद मैं फर्श से उठा, मेरे ऊपर रखे कपड़े फिसल गए। मेरा शरीर अब उन निशानों से भरा था जो उसने छोड़े थे। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। उसने कहा था कि उसका दिल मेरे लिए नहीं दुखेगा, लेकिन असल में वो मुझे इनाम दे रही थी, ये सोचकर कि जो दर्द मुझे सताने लगा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मेरी आंखें चढ़ गईं क्योंकि मेरी पीठ काफी देर तक ऊनी कालीन से रगड़ती रही थी। कोड़ों के निशानों के आसपास से खून बह रहा था। इस पल मैं चोटों से लथपथ था। मैं काफी देर तक सुन्न बैठा रहा। मैंने स्टडी रूम के क्लोसेट से अपना शरीर घसीटा और बदलने के लिए कपड़ों का एक सेट निकाला, लेकिन जैसे ही मैं निकलने वाला था, मेरी ताकत अचानक खत्म हो गई। अगले ही पल मैं कालीन पर बेहोश हो गया। दूसरी तरफ गुकिंग हा लड़खड़ाते हुए लिविंग रूम में वापस आई। वो शॉवर के नीचे खड़ी होकर ठंडे पानी से नहाने लगी। वो दीवार का सहारा लेकर फर्श पर ढह गई। ठंडा पानी उसके माथे से होता हुआ जमीन पर बह रहा था। अगले दिन गुकिंग हा मेरे बेडरूम के दरवाजे पर गई, लेकिन उसने काफी देर तक दस्तक दी पर कोई जवाब नहीं मिला। यह देखकर वो औरत पछतावे से भर गई। वो काफी देर तक बेडरूम के दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी रही, फिर मुड़कर जिंगवान से चली गई और एंसेस्ट्रल हॉल पहुंची। मिस, आप आ गईं। एंसेस्ट्रल हॉल के स्टाफ ने गुकिंग हा को देखा और जल्दी से ग्रीट करने आगे आए। उस औरत ने ग्रीट करने वाले लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधे अंदरूनी हॉल की तरफ चली गई। ये देखकर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने उसे जल्दी से याद दिलाया, पनिशमेंट हॉल में आज कोई ड्यूटी नहीं है। ये सुनकर गुकिंग हा के कदम अचानक रुक गए। ऐसा क्यों? क्या लिन फैंग की सजा अभी खत्म नहीं हुई है? उनमें से कुछ ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। ये देखकर गुकिंग हा ने अपनी भौहें, सिकोड़ी, मुड़ी और एंसेस्ट्रल हॉल छोड़कर पुराने घर चली गई। दूसरी तरफ बटलर मेन हॉल में खड़ा था और उसने फादर गू से पूछा, ओल्ड मास्टर, मिस गू आ गई हैं। क्या उसने अपनी सजा पूरी कर ली है? ओल्ड मास्टर ने कल रात ही इसे निपटा दिया था। फादर गू ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपनी परेशान बेटी को अंदर आते देखा और उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा क्यों है कि तुम पहले उसके लिए बिना पलक झपकाए दर्जन भर कोड़े खा लेती थी? अभी तो सिर्फ 5 कोड़े ही पड़े हैं और तुम्हारा चेहरा ऐसा हो गया है। मैं तुम्हें बता दूं, तुमने ये खुद पर मोल लिया है। गुकिंग हा ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसने बस उनसे पूछा, क्या आपने एंसेस्ट्रल हॉल को टास्क सौंप दिया था? पूछे जाने पर फादर गू थोड़े हैरान रह गए। वह सुन्न पड़ गए। क्या तुमने कल रात इसे पहले ही रिसीव नहीं कर लिया था? ये देखकर बटलर तुरंत आगे बढ़ा। मिस, कल रात 10 बजे एंसेस्ट्रल हॉल के रिकॉर्ड्स क्लियर कर दिए गए थे। उस खास समय को सुनकर गुकिंग हा कुछ सोचते हुए ख्यालों में खो गई। लिनियन, जो अभी अभी सोकर उठी थी, बेडरूम से बाहर आई। वो सीधे अपनी मम्मी की तरफ दौड़कर आई। मम्मी, आप मुझे इतनी जल्दी लेने क्यों आ गईं? क्या पापा ने नहीं कहा था कि आप दोनों आज आएंगे? ये शब्द सुनकर गुकिंग हा को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। गुकिंग हा उस छोटी बच्ची के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। पापा ने तुम्हें कब बताया? लिनियन ने अपने हाथ पीछे की तरफ बांध लिए। वो नियोन ने आगे अपनी मम्मी को क्या बताया होगा? उसने अपना सिर हिलाया और अपना शरीर झुलाने लगी। पापा ने मुझे इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा था। ये सुनकर गुकिंग हा की आवाज तुरंत कुछ शेड्स और ठंडी हो गई। लीन्स आयन, मम्मी नाराज मत हो, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आप पापा को नहीं बता सकती। गुकिंग हा ने तुरंत वादा किया। ये देख कर कि उसने कसम खाई है। छोटी बच्ची खिलखिलाकर हंसी और बोली, पापा ने मुझे तब बताया था जब वो कल रात मुझे सुला रहे थे। गुकिंग हा को अभी भी उसके आगे बोलने का इंतजार करते देख लिनियन ने एक पल के लिए सोचा। फिर उसने आगे कहा, पापा जानते थे कि मुझे बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता है,
इसलिए वो कल रात खास तौर पर मेरे पास रुकने आए थे। उन्होंने मेरे सोने तक इंतजार किया और फिर चले गए। वो किस समय आए थे? ये सुनकर लिन यूनियन ने अपनी मम्मी की तरफ अपराधी भाव से देखा। उसकी आवाज कुछ शेड्स और धीमी हो गई। पापा 9 बजे आए थे। वो करीब आधे घंटे बाद चले गए। इसके बाद फादर गू अपने हाथ धोकर बाहर आए। उन्होंने अपनी बेटी को जल्दी में निकलते देखा और लिन शाओनियन ने भी अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। इस पल गूकिंग हाँ की आंखें लाल थीं। पहले पुराने घर जाना, फिर एंसेस्ट्रल हॉल जाना। जिंगुआन वापस लौटते समय ग्वांगिंग बार के पास से गुजरना रास्ता और समय बिल्कुल मेल खा रहे थे। कल के मेरे सफेद पड़े चेहरे को याद कर गूकिंग हाँ के भाव और भी काले पड़ गए। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ से चटकने की आवाजें आ रही थीं। इस वक्त जिंगुआन में हाउसकीपर के बेटे ने सही सलामत हॉल को देखा और राहत की सांस ली। मैंने पहले ही फर्नीचर कंपनी को फोन करके फर्नीचर बदलने के लिए कह दिया है। नतीजा ये हुआ कि बटलर सॉन्ग ने चारों तरफ देखा। उनका चेहरा हैरानी से भरा था। कल छोटी मिस और मिस्टर लिन स्टडी रूम में थे। शायद वहां कुछ बदलने की जरूरत हो। ओह, क्या मिस्टर लिन मेन बिल्डिंग में नहीं है? मुझे लगता है छोटी मिस से बहस के बाद वो वेस्ट विंग की तरफ चले गए हैं। ठीक है, जब तक मिस्टर लिन यहाँ नहीं है, वे पहले उनका कमरा साफ करेंगे। हाउसकीपर के बेटे ने मेरा कमरा साफ करने के बाद एक कपड़ा और तसला लिया और छोटी मिस के कमरे की तरफ चली गई। गूकिंग हाँ के कमरे में कुछ भी नहीं था। हर दिन उसे साफ करने में 10 मिनट से भी कम समय लगता था, लेकिन मैंने कल वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ की थी। पता नहीं कमरे को किस तरह का नुकसान हुआ होगा। ये सोचकर हाउसकीपर के बेटे ने दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही वो वहीं सन रह गई। उसने देखा कि कमरे की दीवारें, जो पहले सफेद थीं, अब क्लाइन ब्लू में बदल चुकी थीं, जिनके बीच में सफेद रंग की पट्टी थी। कमरे के बीचों बीच एक डबल बेड था। दोनों तरफ की बेड साइड टेबल पर पिंक लैवेंडर रखे थे। कमरा पूरी तरह से डेस्क, बुकशेल्फ और कंप्यूटर से लैस था। बाथरूम में टॉयलेटरीज के भी एक कमरे के लिए 2 सेट थे। इसे देखकर हाउसकीपर के बेटे के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, छोटी मिस इसे देखकर पक्का बहुत खुश होंगी। कुछ ही सेकंड बाद हाउसकीपर के बेटे ने नीचे से शोर सुना। उसने सुना कि छोटी मिस वापस आ गई हैं। वो जल्दी से नीचे भागी। मिस, आपको चलकर जरूर देखना चाहिए। मिस्टर लिन ने आपका कमरा अकेले ही तैयार किया है। ये सुनकर गूकिंग हाँ दंग रह गई। उसे कल बटलर सॉन्ग की कमरा रिनोवेट करने वाली बात याद आई। उसने मेरे बेडरूम के बंद दरवाजे पर एक नजर डाली, फिर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। जब उसने कमरे की सजावट देखी तो उसका दिमाग पल भर में उलझ गया। उसकी गूकिंग हाँ को उस कमरे में अपनी और लिन फैंग की चीजें एक साथ देखकर कैसा महसूस हुआ होगा? क्या उसकी गलतफहमी अब दूर हो पाएगी? उसके कदम डगमगा गए और मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये सब लिनफांग ने किया है? हाँ, मिस्टर कल पूरी दोपहर इसी काम में लगे थे। उन्हें पता था कि आपको सोने में परेशानी होती है, इसलिए उन्होंने खुद चुन चुनकर लैवेंडर कमरे में रखे। मिस, उस बुकशेल्फ की तरफ देखिए। वहाँ बच्चों की परियों वाली कहानियों की किताबें भी हैं। मिस्टर ने पक्का इन्हें छोटी मिस के लिए तैयार किया होगा। हाउसकीपर का बेटा अपनी ही धुन में बोलता रहा, इस बात से बेखबर कि उस औरत का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ता जा रहा है। उसने अपनी आस्तीन के नीचे मुट्ठियां भींच लीं और कमरे से बाहर निकल गईं। उसने मेरे बेडरूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। हाउसकीपर के बेटे ने पीछे से आकर समझाया, मिस्टर अपने कमरे में नहीं है, मैंने अभी अभी सफाई खत्म की है। ये सुनकर गूकिंग हाँ की पलकें बेकाबू होकर फड़कने लगीं। ये ख्याल कि शायद मैं जिंगवान छोड़कर चला गया हूँ, उसके दिल को फिर से दुखाने लगा। तभी हाउसकीपर के बेटे ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और कहा, मिस्टर शायद वेस्ट विंग में होंगे। पेट्रोल स्टाफ ने उन्हें बाहर जाते भी नहीं देखा। गूकिंग हाँ को ये बात सही लगी। उसने तुरंत लोगों को वहां ढूंढने भेजा और खुद मेरा फोन ट्रैक करने और सीसीटीवी फुटेज देखने स्टडी रूम की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही उसने स्टडी रूम का पासवर्ड डाला और दरवाजा खोला, डर के मारे उसके चेहरे का सारा खून सूख गया। उसे चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल वो घिसटते हुए आगे बढ़ी और मेरे बेहोश शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। कालीन पर खून का दाग डरावना था और मेरा चेहरा बुखार से तमतमा रहा था। मेरा पूरा शरीर तप रहा था और पीठ के घाव का मवाद सूख चुका था। गूकिंग हाँ ने मुझे अपने कंधे का सहारा दिया। जब उसने मेरी शर्ट उठाकर पीठ पर वो कोड़ों के लंबे निशान देखे तो उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। वो जोर से चिल्लाई, कोई है? वह लड़खड़ाती हुई मुझे अस्पताल ले गई। एग्जामिनेशन रूम में डॉक्टर मेरे घावों का इलाज कर रहे थे। डायरेक्टर वोंग, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? ये घाव बहुत डरावने हैं। डायरेक्टर वोंग ने मेरी धीमी सांसों और जख्मों को देखा। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं इस मामले को देख लूंगा, पहले इन्हें ऑपरेटिंग रूम ले जाओ और सर्जरी की तैयारी करो। इतना कहकर उन्होंने अपने ग्लव्स उतारे और बाहर निकल गए। गलियारे में घुटनों के बल बैठी गूकिंग हाँ को देखकर उन्होंने वो डांट भरे शब्द निगल लिए जो वो कहने वाले थे।
हालांकि वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि गुकिंग हा ने हद पार कर दी है। उस औरत ने अपना सिर घुटनों में छिपा रखा था। जब उसे किसी के पास आने का एहसास हुआ तो वो एक पल खामोश रही और फिर पूछा, लिनफांग, वो कैसा है? पुराना घाव फिर से फट गया है। इस बार नए जख्म का समय पर इलाज नहीं हुआ। उनकी पूरी पीठ सूज गई है और इन्फेक्शन फैल गया है। इसी वजह से तेज बुखार कम नहीं हो रहा है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। डायरेक्टर वोंग ने गोलमोल बात की, लेकिन दोनों हकीकत साफ समझ रहे थे। काफी देर बाद गुकिंग हा ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर बस कुछ शब्द कहे, तो आपको ही कष्ट करना होगा। डायरेक्टर वोंग दंग रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने गुकिंग हा को ऐसे शब्द बोलते सुना था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इस बीच क्या लिन फैंग इस गंभीर स्थिति से बाहर निकल पाएगा, और क्या गुकिंग हा को अपनी इस गलती का पछतावा हमेशा के लिए बदल देगा? मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन में गुआ डियाओ आराम से चाय पी रही थी, लेकिन अगले ही पल कोई अंदर भागता हुआ आया। बॉस, हॉस्पिटल में एक दोस्त ने बताया कि गुकिंग हा का पति घायल है और हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग रूम में है। गुयू डियाओ के हाथ में मौजूद कप चकनाचूर हो गया। वो झटके से खड़ी हो गई। तुमने क्या कहा? वो किस हॉस्पिटल में है? तियानान हॉस्पिटल। इसी समय हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग रूम के बाहर गुकिंग हा ने डायरेक्टर वोंग को गंभीर चेहरे के साथ बाहर आते देखा। उसका दिल बैठ गया। इन्फेक्शन की वजह से सिस्टेमिक सेप्सिस हो गया है। वो अभी कोमा में है। हम उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हैं। इसमें कुछ रिस्क होंगे। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। यह सुनकर गुकिंग हा ने अपने हाथ में मौजूद क्रिटिकल कंडीशन नोटिस को देखा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चिंगहान, हम अब और देरी नहीं कर सकते। डायरेक्टर वोंग ने सिर झुकाए खामोश खड़ी उस औरत को देखा और उसे दोबारा याद दिलाया। गुकिंग हा ने सख्ती से अपना हाथ उठाया और एक मशीन की तरह अपने नाम के साइन कर दिए। आखिरकार डायरेक्टर वोंग को वापस ऑपरेटिंग रूम में जाते देख अचानक उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। वो जमीन पर ढह गई। समय एक एक सेकंड करके बीतता रहा। दीवार के कोने में दुबकी वो औरत टस से मस नहीं हुई। ऑपरेटिंग रूम के ऊपर की लाइट अभी भी लाल थी। पता नहीं कितना समय बीत गया, पर वो लाल लाइट बुझ गई। उस औरत ने मुश्किल से अपना सिर उठाया और बेजान आंखों से बाहर आने वाले शख्स की तरफ देखा। डायरेक्टर वोंग ने अपने माथे का पसीना पोंछा। उन्हें देखते ही उन्होंने एक गहरी आह भरी। वे सीधे पास आए। वो अब ठीक है। उसे थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये शब्द सुनते ही गुकिंग हा का तनाव से भरा शरीर अचानक ढीला पड़ गया। उसके मुंह से बस डायरेक्टर वोंग के शब्द ही बार बार निकल रहे थे, वो अब ठीक है। ये देखकर डायरेक्टर वोंग फार्मेसी काउंटर की तरफ भागे। फिर वे वापस आए और गुकिंग हा को एक सेडेटिव शॉट लगाया और कुछ दवाएं दी। एक पल बाद वे गुकिंग हा को गोद में उठाकर एक हॉस्पिटल रूम में ले गए। बेहोश गुकिंग हा को देखकर डायरेक्टर वोंग थकान के मारे एक कुर्सी पर बैठ गए। शाम को गु युआ डियाओ बेड के पास बैठी थी। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे। इसी पल हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खुला। एक औरत फोल्डर लिए कमरे में दाखिल हुई। डायरेक्टर गु, ये इंजरी असेसमेंट रिपोर्ट है। डियाओ ने रिपोर्ट ली। वो उसे जितना पढ़ती गई उसकी आंखें उतनी ही लाल होती गईं। फिर उसने अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई। लिनफांग, क्या तुम्हें एसएनएम पसंद है? लेकिन अपनी बात के बीच में ही डियाओ को भी लगा कि कुछ गलत है। वो एक पल के लिए खामोश रही। उसने मन ही मन सोचा, लिनफांग, क्या तुम यही लाइफ चाहते थे? दूसरे हॉस्पिटल रूम में चिंग हा ने अपनी आंखें खोली और झटके से उठ बैठी। चिंग हा, तुमने अभी दवा ली है, थोड़ा आराम करो। लिनफांग ठीक है, चिंता मत करो। डायरेक्टर वोंग ने तुरंत उसे सहारा दिया, लेकिन गुकिंग हा ने उनका हाथ झटक दिया। फिर उसने अपना सिर पकड़ लिया। अगले ही पल उसने डायरेक्टर वोंग की तरफ देखा। लिनफांग कहाँ है? उसका ख्याल कौन रख रहा है? ये सुनकर डायरेक्टर वोंग का चेहरा जम गया। काफी देर तक उनके मुंह से शब्द नहीं निकले। उनके हाव भाव देखकर गुकिंग हा ने तुरंत अपने हाथ के पीछे से आईवी सुई निकाल दी। उसने डायरेक्टर वोंग को धक्का दिया और रूम से बाहर भागी। कुछ ही पलों बाद मेरे रूम का दरवाजा जोर से खोला गया। गुकिंग हा कमरे में दाखिल हुई और उसने एक औरत को बेड के पास बैठे देखा। आगे क्या होगा? क्या गुकिंग हा और गु युआ डियाओ के बीच कोई टकराव होगा? जो तौलिए से मेरे माथे का पसीना पोंछ रही थी। तुम कौन हो? हाथ हटाओ। तुम्हें उसे छूने की इजाजत किसने दी? ये देखकर गुकिंग हा की आंखें गुस्से से जल उठीं। अगर उस औरत का हाथ मेरे माथे पर न होता तो गुकिंग हा कब की उस पर झपट पड़ी होती। गुकिंग हा का ये इमोशनल रूप देखकर डाओ का हाथ एक पल के लिए रुका। उसने गुकिंग हा की तरफ देखा और तौलिया बेसिन में फेंक दिया। डायरेक्टर गु, आपने उसका ये हाल कर दिया? क्या इसलिए क्योंकि आप उसे इसलिए परेशान कर रही हैं क्योंकि उसके पीछे कोई ताकतवर परिवार नहीं है? आप उसे खिलौना समझती हैं या प्रेमी? डाओ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और अपने सामने खड़ी औरत को परखने लगी। क्या तुम मेरे परिवार के मामलों में दखल देने की कोशिश कर रही हो?
ये सुनकर डाउ ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके पीछे खड़े सूट पहने आदमी ने एक फोल्डर निकाला और गुकिंग हाँ और अभी अभी आए डायरेक्टर वोंग को थमा दिया। जब उन दोनों ने अपने हाथों में मौजूद डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए तो उनके चेहरे सफेद पड़ गए। तभी सूट वाले आदमी ने सही मौके पर कहा, डायरेक्टर ग्यू, मिस्टर लिन को नुकसान पहुंचाने की आपकी ये हरकत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। डायरेक्टर गू डाओ मिस्टर लिन की बड़ी बहन होने के नाते आपकी तरफ से तलाक डिवोर्स फाइल करेंगी। इसके अलावा डायरेक्टर वैंग मिस्टर लिन की चोटों को देखते हुए इस हॉस्पिटल को जानकारी थी, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं की। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बड़ी बहन? तुम उसकी बड़ी बहन हो? गुकिंग हाँ बार बार यही बुदबुदाती रही। उसका चेहरा शक से भरा था। गू युओ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस टकटकी लगाकर गुकिंग हाँ को देखती रही। गुकिंग हाँ ने भी तुरंत रिएक्ट किया, मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। मुझे डर है कि ये फैसला डायरेक्टर गू के हाथ में नहीं है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए हमें आपकी सहमति की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब दोनों के बीच ये तनाव चल रहा था, मैंने करवट लेकर लेटे हुए अपनी आंखें खोली। पहली छवि जो दिखी वो गू युआ डियाओ का चेहरा और एक अजनबी था। दीदी, आप यहाँ क्यों हैं? मेरी आवाज सुनकर गुकिंग हाँ ने सहज रूप से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन गुआ डाओ को वहां देखकर वो रुक गई। तुम जाग गए? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? गू युआ डियाओ बेड के पास बैठ गई। उसने अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया। मैं थोड़ा हिला। मेरे पूरे शरीर में दर्द की तेज लहरें उठी, जिससे अनजाने में मेरी भौहें सिकुड़ गईं। यह देखकर डाओ का दिल दुख उठा। उसने जल्दी से पानी लिया और मेरे मुंह में स्ट्रॉ लगा दिया। हिलो मत। लिन फैंग, तुम फिर से अपनी ये हालत क्यों बना लेते हो? मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? किंग हाँ कहाँ है? ये सुनकर गू युओ ने दरवाजे पर खड़ी गुकिंग हाँ की तरफ देखा और तंज कसा। तुम अभी मौत के मुंह से होकर आए हो और फिर भी कोई तुम्हें देखने नहीं आया। अगर मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ना होती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम मर गए। डायरेक्टर वोंग खामोश रहे। गुकिंग हाँ बोलना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस मोड़ पर मुझे सब याद आने लगा कि पहले क्या हुआ था। कपड़े बदलने के बाद मैं बेहोश हो गया था। अब मैं डायरेक्टर वोंग के हॉस्पिटल में हूँ तो पक्का गुकिंग हाँ को सब पता चल गया होगा। ये सोचकर मैंने उठने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो? डाओ ने मेरी हरकत देखी और मुझे सहारा दिया। मेरे लिए डायरेक्टर वोंग को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। मेरे और डायरेक्टर वोंग के बीच क्या बातचीत होगी? क्या गुकिंग हाँ और मेरी बड़ी बहन के बीच का ये झगड़ा कोई नया मोड़ लेगा? मैं उठना चाहता था, लेकिन मेरा पूरा शरीर हिल नहीं रहा था। मैं सिर्फ खिड़की की तरफ करवट लेकर लेटा रह सका। डायरेक्टर वोंग ने अपना नाम सुना। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या वो इंजरी असेसमेंट चाहता है? जब गुकिंग हाँ ने मुझे होश में आते ही डायरेक्टर वोंग के बारे में पूछते सुना तो उसने भी यही सोचा। डाओ की नजरों को झेलते हुए डायरेक्टर वोंग जल्दी से बेड के उस हिस्से की तरफ आए जहां से मैं उन्हें देख सकूं। मिस्टर लीन, मैं यहाँ हूँ। गुकिंग हाँ कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं है? डायरेक्टर वोंग हकलाने लगे, कुछ बोल नहीं पाए। मैंने उनके परेशान चेहरे को देखा। मेरा दिल और भी बेचैन हो गया। मैंने दर्द के बावजूद खुद को बैठने पर मजबूर किया। मैं इतना घायल हूँ, वो ठीक कैसे हो सकती है? क्या होगा अगर उसका हिस्टीरिया फिर से उभर आया और उसने खुद को फिर से चोट पहुंचा ली? लिन फांग, शांत हो जाओ। अगर तुम नाराज भी हो तो तुम अपने शरीर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो? गुओ ने मेरे कंधों को पकड़ लिया ताकि मैं हिल न सकूं। मैं गुकिंग हाँ को देखना चाहता हूँ। गुकिंग हाँ कहाँ है? इस पल गुकिंग हाँ को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से कुछ कदम बढ़ाए और बेड के पास आ गई। लिन फांग, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखा और उस औरत के चेहरे पर पछतावा देखा। हालांकि उसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कुल मिलाकर ठीक लग रही थी। मैं राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाया। क्या तुम ठीक हो? मेरी चिंता देखकर गुकिंग हाँ अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बाकी सब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। आखिरकार घायल इंसान वो नहीं था जो ठीक था। क्या तुम ठीक हो? मैंने पहली बार ऐसी स्थिति देखी है। सूट वाले आदमी ने यह नजारा देखा। एक वकील के रूप में अपने कई सालों के अनुभव के साथ उसने यह नतीजा निकाला कि मुझे धमकाया गया है। मिस्टर लिन, डरिए मत। मिस्टर याओ आपको इंसाफ दिलाएंगे। ये सुनकर मैंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। मेरे सामने की छवि भी धुंधली हो गई। ये देखकर गुकिंग हाँ ने मुझे करवट लेकर लेटने में मदद की। मुझे दिलासा देते हुए उसने कहा, लिनफांग, मैं ठीक हूँ। क्या तुम पहले लेट सकते हो? उस जानी पहचानी गर्माहट को पास महसूस कर मेरी पलकें भारी हो गईं। फिर मैंने उसका हाथ कसकर भींचा और शांति से सो गया। डाओ ने ये नजारा देखा। उसने गुस्से में कुछ बार हूं किया, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ कुछ कदम पीछे हटकर हॉस्पिटल रूम के कोने में बैठ सकी
और गुकिंग हा ने उसे रास्ता देते देख मौका पाकर मेरे बगल में बैठ गई। मेरे आंखें बंद करने के बाद हॉस्पिटल रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। एक पल बाद गुकिंग हा ने मुझे कंबल से ढक दिया और अपनी आंखों से डायरेक्टर वोंग को जाने का इशारा किया। डाओ ने भी सूट वाले आदमी को विदा कर दिया। अब कमरे में हम 3 ही बचे थे। गुकिंग हा ने एक सवाल पूछते हुए मेरा चेहरा पोंछा। डायरेक्टर गु भी चिंगसियांग अनाथालय ऑर्फनेज से आई हैं, इसलिए डायरेक्टर जीयू मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह जानती हैं। हाल के सालों में गोवा कॉरपोरेशन ने शहर ए में खुद को जल्दी से स्थापित कर लिया है। ये जीयू कॉरपोरेशन के बराबर की ताकत बन गई है। एक कॉम्पिटिटर के रूप में मुझे अभी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ना? उसका असली नाम गुआ लिनफांग है। लिन फैमिली द्वारा गोद लिए जाने के बाद उसने सिर्फ पहले 2 शब्द ही रखे। हालांकि दोनों बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर ही टिकी थीं।